डॉट आर एस में। दोबारा बता दूं, मैं इधर से बता देता हूँ। देखो अब ये जो है ना, ये lib डॉट आर एस वाला कोड था। lib डॉट आर एस का कोड इधर से लेके lib डॉट आर एस इधर एंड हो गया, ठीक है। lib डॉट आर एस में होता क्या है, इसको हम पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, lib डॉट आर एस से ये दो चीजें रिटर्न होती थी, डिले और एलईडीज। ये देखिए डिले रिटर्न होती थी, इधर उसकी टाइप होती थी, ये इनिट का फंक्शन lib डॉट आर एस में होता था, उसकी टाइप होती थी डिले और एलईडीज, ठीक है। डिले हमारा एक मॉड्यूल होता था जो उसकी डेटा टाइप भी कहलाती था। एक एरे था, एरे के अंदर एलईडीज हमारे पास 0 1 2 3 सारी होती थी। ये दो चीजें हमारे पास होती थी उसकी रिटर्न टाइप में। अभी हमें इस इनिट के फंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिले ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के अंदर इनिशियलाइज हो रहा था, और एलईडीज भी इन्हीं को हम फर्दर यूज कर लेंगे, ठीक है। इधर तक हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा। अभी हमें करने की क्या जरूरत है, इसको कार्गो बिल्ड, इधर हम कार्गो बिल्ड करके देखते हैं इस वाले प्रोग्राम को, और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या एरर आ रहे हैं और उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। क्योंकि एक कार्गो बिल्ड होता था नॉर्मल वाला, अब ये जो कार्गो बिल्ड होगा, ये कार्गो बिल्ड होगा हमारा जो कि एक हमारे पास हम अपने STM32 के लिए कोई बना रहे हैं बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल के अंदर वो चीजें जाके सेव हो रही हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और करूंगा, इसी फोल्डर में रहते हुए इधर एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को एक और, जो सबा बीवी अभी बात कर रही थी, आप लोगों से भी बात वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको सिर्फ गाइड कर दूं। मैं CD डॉट डॉट करके बाहर आ गया। देखिए मैं अभी एलईडी में नहीं हूँ, डिस्कवरी के फोल्डर। मैंने क्या, कार्गो न्यू हेलो, ठीक है। मैंने क्या, CD हेलो, और इसको अभी हम डाल देखते हैं कि इसमें फोल्डर में है क्या। जो मैंने हेलो का फोल्डर, ये हेलो का फोल्डर है, ठीक है। इसमें क्या है, एक SRC सोर्स और कार्गो डॉट टॉमिल। सोर्स में मेन डॉट आरएस होगी, उसमें सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। मैंने इधर क्या, कार्गो रन, ठीक है। देखिएगा इफेक्ट क्या पड़ता है और क्या क्या फोल्डर बनते हैं और क्या क्या फाइलें बनती है। मैंने क्या, कार्गो रन, इसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और फोल्डर में जाके एक टारगेट का फोल्डर बना दिया। टारगेट के फोल्डर में क्या होता है, ये विंडोज में भी बनता है और हमारे उसमें भी बनता है, क्या नाम है इसका, लिनक्स में भी बनता है। और कार्गो डॉट लॉग, कार्गो डॉट लॉग में क्या करता है, कार्गो डॉट टॉमिल में अभी तक जितना काम किया होता है उसको अंदर, जिसके अंदर ये अगर आप देखें, एक हेलो है, एक हेलो डॉट डी है। अब हेलो डॉट डी तो मुझे नहीं पता क्या है, मेरे ख्याल में ये हेक्साडेसिमल का शायद कोड है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन खाली जो हेलो है इतना इसका मुझे पता है, ये एक बाइनरी फाइल है। ये वो बाइनरी फाइल है जो कि इसी तरह की फाइल बाइनरी फाइल हमें बन के मिलती है एम्बेडेड में, और ये जो फाइल होती है जाके हमारे इस एसटीएम के ऊपर जाके राइट होती है, ठीक है। एसटीएम के ऊपर ये फाइल जाके राइट होती है, और जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है, जब भी हम इसको पावर देते हैं। अच्छा, अभी अगर आपने देखें डिबग का फोल्डर है, और मैंने अभी कार्गो करता हूँ, कार्गो रन माइनस माइनस रिलीज, ठीक है। हम बीच में रिलीज का टैग भी यूज करते रहे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल रिपीट कर रहा हूँ। रिलीज मैंने दबाया, देखें इधर भी कंपाइल हुआ, फिनिश हुआ, उसकी रनिंग हुई, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। रिलीज से हुआ क्या, टारगेट में दोबारा गए तो एक रिलीज का अलग फोल्डर बन गया, रिलीज के अंदर गए तो उसमें फिर एक हेलो की अलग बनी हुई। तो हमारे पास अभी हेलो की दो फाइलें रखी हुई है, एक रिलीज में और एक डिबग में, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या, एनवायरमेंट में तो मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 के अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली टॉपिक नहीं याद आ रहा, उसको कहते क्या, वो होता है कि अगर हमने कोई यूएट टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ और उसके ऊपर लूप लगा दिया, तो 255 तक अगर उसकी वेरिएबल का इंक्रीमेंट हम करवा रहे हैं 255 तक होगा, और उससे आगे इंक्रीमेंट करवाएंगे तो प्रोग्राम पैनिक होता है। अगर हम कार्गो रन करते हैं वो प्रोग्राम क्या करता है, 255 के बाद उस वेरिएबल को दोबारा 0 से शुरू कर देता है, टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज करता है। मतलब कि कार्गो रिलीज का मेथड डिफरेंट तरह बिहेव करता है, और कार्गो रन जो सिंपल होता है वो डिफरेंट तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कोड ऑप्टिमाइज बिल्कुल डिफरेंट होता है। और चैप्टर 9 में भी पढ़ा था, कार्गो रिलीज के मोड में चलाते हैं तो वो कोड को डिफरेंट तरह बिहेव करता है जब पैनिक होता है, और अगर कार्गो रन से चलाते हैं तो डिफरेंट तरह बिहेव करता है। तो कार्गो रिलीज के डिफरेंट होते हैं चीजें। ये दरअसल आपका ऑप्टिमाइज कोड होता है, और अगर आपने किसी जो फाइल बना के किसी को देनी होगी अपने प्रोजेक्ट बना के, वो रिलीज वाला मेथड होता है। ये वाली फाइल आप बाइनरी फाइल देंगे अगर आपने कोई पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, ये फाइनल फाइल कहलाती है जो कि आपके पास होती है। जो हम कार्गो रन करते हैं सिंपल वो डिबग मोड में होता है, वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता। अच्छा, ये आपको समझाने की क्या जरूरत थी, अभी तो हम कार्गो रन से चला रहे थे ना, हम कार्गो रन के बगैर भी इसको चला सकते हैं। मैंने लिखा डॉट, और मैंने क्या इधर टारगेट, और लिखा इधर स्लैश, और इधर लिखा मैंने डिबग, और इधर लिखा हेलो। इसने क्या प्रिंट कर दिया फैसल भाई,
सर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, मैं समझा कि मेरी आवाज ही नहीं जा रही। ठीक है, अभी हमने कार्गो रन नहीं किया। कार्गो रन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लाइन क्या करती है, जो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम की बाइनरी फाइल बना के रखी हुई है, लिनक्स में हम इस तरह उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, विंडोज के अंदर तो फाइल, ये जो फाइल है ना, विंडो में ये एग्जी फाइल होती है। इस कहाँ गई फाइल? ये वाली जो फाइल होती है विंडो में, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी आपको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगी। अच्छा, इसी तरह अगर हम रिलीज वाला करें तो ये हमारा फोल्डर है टारगेट का, इसके अंदर रिलीज का फोल्डर है, इसमें अंदर हेलो की जो बाइनरी फाइल है उसको चलाना है, उसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड दे दिया। तो जो बाइनरी फाइल होती है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बगैर कार्गो रन के। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे पास पूरी हमारे पास बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट की हुई, कंपाइल की हुई, एग्जीक्यूटेबल हमारे पास एक फाइल रखी होती है, उस तरह हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम और ये करते सर, भी क्या है जब, जी जी फैसल भाई। ये सर अगर हम ये वाली फाइल किसी को भी दे देंगे, वो अपने कंप्यूटर पे सिंपली इसको चलाएगा तो उसके पास भी चल जाएगी? हाँ, लिनक्स पे चलाने का ये मेथड होता है। ठीक है, लिनक्स पे ये चलाने को तो विंडो के अंदर तो डायरेक्ट आप एग्जी फाइल को, जिस तरह अगर आप उसी फोल्डर में हेलो लिखेंगे ना विंडो में, मेरे ख्याल में इस तरह लिखेंगे तो चल जानी चाहिए। और सैयद भाई क्या कहते हैं आप? सैयद भाई जी हाँ, पाथ के लिए, अस्सलाम वालेकुम जी हाँ, पाथ के लिए हमें सीडी करने के बाद उस पाथ तक जाना पड़ेगा। और नहीं, अगर डायरेक्ट भी जिस तरह मैंने टारगेट रिलीज हेलो लिखूंगा और .exe लगाऊं या नहीं लगाऊं, उससे भी चल जाएगी, क्योंकि एग्जी फाइल होती है वो, उसका जो डॉस वर्जन है वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर देता है अगर एग्जी फाइल होती है तो। सर मुझे करके देखना पड़ेगा इसका। ऑलमोस्ट इसी तरह का मेथड होता है। जी 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 जी, सर, जहाँ भी पड़ी होगी ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कोड को रन करने की जरूरत नहीं होती और उसको चलाएं तो वो चल जाएगी। ठीक है, अच्छा सर लिनक्स पे रहते हुए विंडोज के लिए बना सकते हैं ये एग्जी फाइल? मतलब ऐसा कोई मेथड है कि ये हेलो जो है ये विंडोज एग्जीक्यूटेबल बनेगी लिनक्स में रहते हुए? यार ये मैं आपको देख के बता दूंगा, बन तो जाती है क्योंकि ये क्रॉस कंपाइलेशन होती है, लेकिन इसका मेथड क्या है वो मुझे इस वक्त नहीं पता, सच्ची बात है। सही है, अच्छा अभी हम चलते हैं हमारे उसी कोड की तरफ जिसमें हम ऑलरेडी थे। मैं इसमें जाके कंट्रोल सी किया, CD डॉट डॉट किया और CD LED में आ गया। ठीक है, क्लियर। और अभी मैं LED वाले, ये पूरा एक मेथड समझाने का था कि होता है कि अभी LED वाले फोल्डर में आते हैं। अच्छा, होता है क्या, जब हम कार्गो रन करते हैं ना, कार्गो रन बाय डिफॉल्ट वो हमारे इस सिस्टम के लिए फाइल बनाता है। सिस्टम कौन सा? लिनक्स का, लिनक्स के लिए फाइल बनाता है। अभी मैं आ गया हूँ LED वाले फोल्डर में। ठीक है, ये LED का फोल्डर है, इधर मैं करता हूँ कार्गो रन भी करता हूँ, कार्गो बिल्ड भी करेंगे। पहले हम कार्गो रन ही कर लेते हैं, एरर आएगा कोई मसला नहीं, समझते। मैंने कार्गो रन किया 4 थी, लेकिन वो डाउनलोड कर रहा है 55। अगर आप इधर देखें 55 होता क्या है, जो हमने कोई अगर क्रेट डाउनलोड कर रहे हैं, उस क्रेट के भी कार्गो डॉट टॉमिल के अंदर 10 और क्रेट होंगे, तो उन सबको कंपाइल करता है, सबको लेके आता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। अभी देखते हैं एरर क्या आ रहे हैं और एक एक एरर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि वो किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। जी अपना इमरान जी, एक छोटा सी एक इनपुट थी। जी जी, वो विंडोज के हवाले से थी, मैं चेक किया था तो उसमें ना, अगर आपके पास, हमने लेट्स से कि सिर्फ एप्लीकेशन का नाम दिया ना, अगर उसी एप्लीकेशन के नाम से हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशंस आ रही हो तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। जो मैंने build.bat और build.exe क्रिएट की थी एक पार्टीशन में, तो उसने अगर एक ही फाइल हो .bat वाली जो एग्जीक्यूटेबल टाइप हो तो वो उसको रन कर देगा। लेकिन आपको मल्टीपल फाइल सेम नाम की लेकिन एक्सटेंशन डिफरेंट है, तो उस केस में वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से करता है। मतलब इस केस में मेरे पास exe भी थी और bat भी थी। तो वो प्रेफरेंस किसको देता है? प्रेफरेंस exe को देता है, बैच को देता है? उसने एग्जीक्यूट को प्रेफरेंस दी है जब मैंने कमांड को देता है। ठीक है, खैर हम वो बैच फाइल के ऊपर नहीं जा रहे हो, पूरा एक विंडो की अलग है, लेकिन जिनको समझ आ गया होगा ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जस्ट एक आपको बताना था, एग्जी फाइल अगर आप लोग विंडोज पे हैं तो जाके अपना हेलो का प्रोजेक्ट बनाएं और टारगेट के अंदर जाके डिबग और रिलीज का फोल्डर होगा, उसमें जाके देख लें एग्जी फाइल रखी होगी। और उसकी तमाम डिपेंडेंसीज अवेलेबल हो उसके पास ही रन करने के लिए। वो नॉर्मली होगा जब आप रिलीज करेंगे तो वो उसकी तमाम रेलेवेंट फाइल्स उसकी बिल्कुल उसी डिबग के एनवायरनमेंट में उस पे जाके टर्मिनल पे और उस फाइल का नाम लिखेगा, आपको एग्जीक्यूट आ जाएगी। अच्छा ये देखिए, आपके पास ये एरर आएगा EH पर्सनैलिटी। ये एरर जब भी आ रहा है ना, इसका मतलब है अभी जो आप बिल्ड कर रहे हैं ना वो किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, और जो कार्गो रन है वो कुछ और बिल्ड करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा इधर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा mkdir.cargo।
ठीक है, mkdir.cargo का फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये लिख लें अगर किसी ने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि अब ये बार बार चीजें रिपीट नहीं होगी और ये ऐसी चीजें पहली दफा ही हम लोग कर रहे हैं। आपने खुद से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने कार्गो न्यू से बनाया mkdir.cargo, हमने एंटर किया, इसमें फोल्डर बन गया। कैसे बना हम इसमें भी जाके देख लेते हैं और उधर नहीं नजर आएगा क्योंकि डॉट का फोल्डर होता है वो हिडन होता है। हम आए एलईडी वाले में, ये देखें .cargo का फोल्डर बन गया, ठीक है, ये खाली है, इसमें कोई फाइल नहीं है। अब आप इधर से भी फाइल बना सकते हैं इधर, और इधर से भी कर सकते हैं। हमने लिखा sudo nano और config .cargo/config। हम क्या कर रहे हैं, कार्गो के फोल्डर में एक फाइल बना रहे हैं कॉन्फ़िग की। हम इधर एंटर करेंगे, वो मेरा पासवर्ड लेगा और उसके अंदर फाइल बना देगा, जो भी लिखेंगे वो काम करेगा। हम क्या करते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। मैं इसको नहीं बनाया, मैंने सेव भी नहीं किया, एग्जिट करके बाहर आ गया Ctrl+X से या Ctrl+C करके शायद। हम इसके एनवायरनमेंट में इधर फोल्डर बन गया, इधर से भी बना सकते हैं। आपने ये न्यू किया, ये कार्गो के अंदर ही बना रहा है, मैंने लिखा है इसको config config की फाइल बन गई। अब कॉन्फ़िग में डालना क्या होगा, आपको याद होगा आपके जब हम लोग इस एनवायरनमेंट में थे तो मैंने कॉन्फ़िग के अंदर चेंज करवाया था GDP मल्टी आर्च। ये पूरे का पूरा आपने इसके अंदर बताना होगा। ये क्या करेगा, उसको बताएगा कि आपको किस तरह का फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। लाइक आपने जो हम ऐड करते थे ना शुरू में कार्गो बिल्ड, अगर आप चैप्टर 7 पढ़े तो कार्गो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, चैप्टर 5-7 नहीं, ये बिल्ड, इसके अंदर हम लिखते थे कार्गो बिल्ड और पूरा बताते थे कौन सी टाइप का बनाना है। ये देखें, जेवलिन अगर आप देखें कार्गो बिल्ड बनाना है, क्या बनाना है, इस टाइप का बनाना है, ठीक है। क्रॉस कंपाइलेशन कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं, अभी हम हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके लिए कर रहे हैं। हमारा माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, वो ये वाली फाइल को मतलब कि सपोर्ट करता है, तो हम उसके लिए करते थे। ये हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा हमारे ये हम हमारे चैप्टर, हमारे पास ऑलरेडी पूरी की पूरी चीजें मिली हुई, इधर से हमने ली और हमारे गए जो हमने नया बना इसमें जाके सेव कर दी, इधर तक काम हो गया, ठीक है। ये काम कर दिया हमने, इसको हमने कर दिया सेव, इसको कर दिया बिल्ड। अच्छा, ये GDP मल्टी आर्च है हमारे लिनक्स के लिए। विंडो के लिए वो दूसरी चीज लिखनी पड़ती है, वो क्या लिखनी पड़ती है वो भी बता देते हैं आपको। ये आगे इधर विंडो के लिए क्या लिखना पड़ता है, GNU करके होता है कोई पूरा सा टेक्स्ट उसका। विंडो के लिए ये होता है आर्म नन, ये आर्म नन EABI-GDB, ये विंडोज में होता है, लिनक्स में GDP मल्टी आर्च होता है। तो आपको वो देखना पड़ता है आप कौन सा GDP सर्वर यूज कर रहे हैं। हम लोग GDP मल्टी आर्च लिनक्स में चल रहा है, वो लिख देंगे। और ये OpenACD की फाइल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। OpenACD की फाइल हम क्या करते हैं, इधर से उठा लेते हैं, लेकिन आप खुद बना भी सकते हैं। ये रखी हुई चैप्टर 5 में OpenACD, ये वाली। ये क्या करेगा, आपका टारगेट खोलेगा, लोड करेगा, ब्रेकमैन करेगा, कंटिन्यू कर देगा। जो हम मैनुअल करते थे सारी चीजें वो इसमें आ गई। हमने ये OpenACD की फाइल भी ले ली और ये भी आके हमारे इस फोल्डर में रख दी इधर, ठीक है। दो चीजें हो गई। अभी हमने क्या किया, दोबारा है, अभी हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िग की फाइल बना दी और OpenACD की फाइल हमने दोबारा किया कार्गो रन, वो दोबारा से उसको कंपाइल कर रहा है। जब तक कर रहा है तो मैं आपको छोटी सी चीजें और समझा दूं बुक में। मैंने आपको भी बताया था, इससे तो क्या करते हैं, मैंने उधर डायरेक्ट सेट कर दिया, लेकिन अगर हम ये फाइल करते हैं वो क्या करता है, एक बाइनरी फाइल बनाता है। और बाइनरी फाइल कौन सी बनाता है, इस टाइप की। ये टाइप कौन सी होती है बाइनरी फाइल की, जो कि हमारे STM32F3 डिस्कवरी के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है, उससे कंपेटेबल होती है। क्रॉस कंपाइल करते हैं हम इसको, ठीक है। और क्या करते हैं हम, जब ये GDP ऑन करते हैं, अगर आप देखें तो ये देखें, जब ये GDP ऑन करते हैं, इधर तो आपने वही लिखना होता है GDP मल्टी आर्च या कुछ भी। उसके बाद क्या करते हैं, टारगेट के फोल्डर के अंदर से एक ये फोल्डर बना होता है, अभी आपको दिखाऊंगा, ये फोल्डर बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिबग का फोल्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, LED रोलेट के नाम का हमारे पास क्या बना होता है, एक बाइनरी फाइल बनी होती है। उसको वो अपने स्कोप में ले लेता है। जब स्कोप में ले लेता है तो हम टारगेट रिमोट करके अपनी STM32 से कनेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, लोड की कमांड यूज करते हैं। लोड की कमांड से क्या होता है, वो जो बाइनरी फाइल बनी होती है हमारे सिस्टम से उठती है
और जाके हमारे STM32 के ऊपर लोड हो जाती है, फ्लैश हो जाती है, या उसके ऊपर कॉपी हो जाती है, कुछ भी कहें, सारी चीजें इससे होती है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस बैकएंड पे होता है। मैं इधर आता हूँ, उसने कुछ एरर दे दी। अब ये काम है हमारे इस्लामुद्दीन का। इस्लामुद्दीन एक्सपर्ट है बड़े। इस्लामुद्दीन भाई, जो एरर आ रहे हैं ये बताएं कैसे एरर सही होंगे। इस्लामुद्दीन है हमारे साथ? अब्दुलरहमान देखिएगा, इस्लामुद्दीन है? जी जी सर, मैं हूँ। जी सर, अवेलेबल है। म्यूटेबल बनाने का कह रहा है। आपका नाम इस्लामुद्दीन है फैसल साहब? फैसल नहीं, भाई? अच्छा, मैं इस्लामुद्दीन भाई से पूछ रहा था। सर मैं हूँ। जी जी, अच्छा सर, इस्लामुद्दीन ये भाई। जो एरर आ रहे हैं ना सर, इनमें LED को म्यूटेबल बनाना है और अच्छा, मैं एंट्री कोड में आता हूँ, मुझे बताएं एंट्री में क्या करना है और म्यूटेबल किसको बनाना है। मैं आ गया ये मेरे कोड में, और आ गया मेन डॉट एरर्स। बताएं। टॉप पे आ जाए। आ गया। इसके यूज करवाएं सर, जो इंपोर्ट करने हैं। सब कुछ यूज हुआ है। ठीक है, सही हो गया। नो मैन भी है, नो स्टैंडर्ड भी है, ठीक हो गया। एंट्री भी लगी हुई है, सही हो गया। और क्या इसमें कन्फिग दिखाइएगा। कन्फिग में सर क्या नहीं सही है, वो याद आ गया, आपने सही किया। ये कॉन्फ़िग भी आ गई। ठीक है, ये भी ये सही। कार्गो डॉट टॉमिल भी आ गई। ये मेन डॉट, इसमें लाइब्रेरी है नहीं, हमने लाइब्रेरी हटा दी, डायरेक्ट मेन में लाइब्रेरी का खैर है, लाइब्रेरी का खैर है, क्योंकि टारगेट है, बिल्ड किया होगा हमने, तो ये वो पूरा देखिए। कोड। वो अभी तक फाइल नहीं बनी ना, बाइनरी हमारी डिबग वाली। चेक करते हैं जाके। सर इसमें मैंने पूछना था कि जो हमारी जहाँ पे हम सबर करें, होल्ड करें। बाइनरी नहीं बनी, फोल्डर बन गया, क्या नाम है? हाँ, बाइनरी नहीं बनी इसमें। अभी बाइनरी बनाने में मसला आ रहा है, इसको क्या एरर दिखाता हूँ दोबारा। इस्लामुद्दीन जी जी, एरर आ गया सामने। आओ। ये लाइन नंबर है मेन डॉट आरएस की 18 पे एंट्री डिफाइन हुई है ना। कैन नॉट बारो इज म्यूटेबल। चलो हम टाइम को जाया नहीं करते। और फैसल भाई, आप कुछ बता रहे थे। फैसल भाई, सर वो एंट्री के बाद ये जो LED और डिले डिफाइन हुआ है, इसको उसके पीछे म्यूट लगा देंगे, MUT, ताकि वो बार बार उसके अंदर वैल्यू चेंज हो। इधर क्या सर मेरा ख्याल है, बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है इधर ही। ठीक है, अभी दोबारा चला के देखते हैं, फैसल भाई का ख्याल देखते हैं सही है कि नहीं। मैंने किया कार्गो रन, चल गया अभी जबरदस्त। फैसल भाई ने तोड़ ढूंढ लिया और मैं GDP में आ गया। लेकिन GDP में मसला ये है कि क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन OCD। ये मैंने अपना ना वो कनेक्ट नहीं किया OCD, शायद उसकी वजह से मसला आ रहा है। उसको कनेक्ट करके इसको हम इसके ऊपर वो भी करके देखते हैं, बिल्ड भी करके देखते हैं। मैं करता हूँ इसको क्विट करके दोबारा बाहर आता हूँ और मैं अपना ओपन OCD ऑन कर लेता हूँ। रजब भाई आ गए हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम, कैसे रजब भाई? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाइए। रजब भाई, हम कार्गो न्यू से बना रहे थे एक प्रोजेक्ट, और ताकि ये हो कि कार्गो न्यू से भी कैसे बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने ये कनेक्ट नहीं किया हुआ था STM, इसको किया कनेक्ट और ये चलाया, ये चल गया STM मेरा। और मैं आ गया अभी इधर, मैंने किया कार्गो रन। अच्छा, इधर ये एरर क्यों दे रहा है? कार्गो रन किया, GDP में ओपन OCD टारगेट, रीडिंग सिंबल्स कर रहा है ओपन OCD.GDP, नो सच फाइल। अच्छा, वो इस जगह पे फाइल नहीं मिल रही उसको मेरे ख्याल में, ये वाली जो है ना। एक मिनट, किधर गई? ये वाली ओपन OCD.GDP है तो सही। ओपन OCD.GDP सर स्पेलिंग गलत है सर इसके। क्यों? अच्छा सर GDP है ना, GDB, ठीक है।
इसको मैंने किया क्विट किया, दोबारा से कार्गो रन करवाया, ये लो गई फाइल लोड होगी मेरी, ठीक है। मैंने इसको किया कंटिन्यू, और अगर मेरी एलईडी अगर आप लोग देख रहे हो तो वो रोलेट बनना शुरू हो गया। मेरे पहले भी इसी तरह का कोई कोड था और ये नया कोड बन गया, ठीक है। अभी हमें करना क्या होता है, जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, एक तो OpenOCD.gdb रखना पड़ता है आपको, ठीक है, और दूसरा क्या करना पड़ता है, mkdir.cargo का फोल्डर बनाना पड़ता है, उसमें कॉन्फ़िग की फाइल बनानी पड़ती है, और वही कॉन्फ़िग फाइल जो 5 के अंदर है वही उठा के आपने इधर डालनी होती है। इसी अभी तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का? मेजर साहब। सर ये स्टेप्स हम भूल जाएंगे, इसको अच्छा कोई पावर पॉइंट की स्लाइड बना के डाल दीजिएगा सर उस पे। मेरे भाई कार्गो न्यू तो आता है? नहीं इधर कुछ भी नहीं आता सर अभी कोरोना के बाद। कार्गो न्यू तो सिंपल है मेजर साहब। सर मजाक कर रहा हूं, कर लेंगे। ठीक है, कार्गो न्यू, और आपने करना क्या होगा, कार्गो न्यू के बाद उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फोल्डर बनाना है। कौन सा आपने, मैं एक और जल्दी से कर लेता हूँ, cd डॉट डॉट, जिस तरह कार्गो न्यू ABCD, इसके अंदर आगे आपने क्या करना होगा, mkdir.cargo एक फोल्डर बनाना है खाली है, ठीक है। ठीक है। और क्या करना है, sudo nano और .cargo/config, ये एक फाइल बनानी है बस सर। ठीक है। फाइल आप इधर से भी बना सकते हैं sudo nano से। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपके पास जब आप वो फोल्डर बना लेते हैं तो फोल्डर इधर बना हुआ नजर आ जाता है कार्गो का, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करें और ये वाला जो छोटा सा न्यू फाइल है इस पे क्लिक करें, कॉन्फ़िग फाइल बन जाएगी, उसका नाम लिखें कॉन्फ़िग, और जो आपका ऑलरेडी पुराना बना हुआ है चैप्टर 5 का, उसकी कॉन्फ़िग की फाइल उठाएं, ये वाली पूरी, ये तो बुक में भी ये नीचे दिया हुआ है चैप्टर 5-6 में कहीं ना, पूरा उठा के इसमें पेस्ट करवा दो, ठीक है। ठीक है सर। सर ये कमर अब्बास का क्वेश्चन आया हुआ है, जी जी बोले। उनको मैंने अनम्यूट तो किया है। अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मैंने कर दिया था, उसको अपग्रेड जब किया तो वो चल पड़ा। हो गया काम। थैंक यू सो मच। जी सर हो गया उसको एक बार सर मैंने अपग्रेड किया है और आफ्टर दैट रीस्टार्ट किया है, सो ऑल कमांड्स आर रनिंग। थैंक यू। ओके अच्छा, आपका जो लहजा है ना वो हमें पाकिस्तानी वाला लग नहीं रहा, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपना? सर मैं अपना, जी हाँ सर कमर अब्बास, IoT में सर एडमिशन लिया, साथ में मास्टर्स कर रहा हूँ और जॉब भी है। मास्टर्स कहाँ से कर रहे हैं? एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर, फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है एंड्रॉइड। अच्छा सही सही। नहीं आप जरा जो बोल रहे हो ना, आपका आई थिंक यू आर नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान, आपका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। I will try to change it, sure. नो इट्स ओके, वी वांट टू स्टिक विद योर एक्सेंट। सर आज आपका भी एसेंट डिफरेंट है, लगता है कल आपने गोलगप्पे खाए हैं रात को। सर गोलगप्पे मैंने भी खाए। नहीं, मुझे क्या होता है अर्ली मॉर्निंग में ना थोड़ी वो सिकनेस रहती है, और वैसे तो मैंने सुबह चाय पी ली थी, लेकिन नहीं पीऊँ ना तो मुझे हल्का सा वो बलगम सा कुछ रहता है। ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, ये कराची का प्रॉब्लम है दरअसल। सर मैं तो सोच रहा था कि आपने शायद गोलगप्पे शोलगप्पे खाए हैं कहीं। नहीं यार, साथ में पानी भी पिया है। मुद्दत हुई ऐसी चीजें खाए हुए 4-5 महीने से कोई कुछ नहीं खा रहे कहीं से यार। अच्छा खैर, अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या, चैप्टर 5 में ना थोड़ा सा पढ़ के फिर हम चैप्टर 8 की तरफ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 8 की लाइब्रेरी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जब भी सर एक रिक्वेस्ट थी। जी जी सर वो मैंने रजब भाई से तकरीबन 4-5 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि जो उनके वीडियोस के पीछे जो उन्होंने स्लाइड वो मैंने पोर्टल पे अपलोड करवा दी है, अगर नहीं मिल रही है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा एडमिन से कर दूंगा। मैंने पूरी की पूरी स्लाइड पोर्टल पे डाल दी है। ये जो हमारे बैच वाला पोर्टल है सर? जी जी, आपके बैच के पोर्टल में टेक्स्ट बुक में जाएंगे, उधर ही जहाँ पर पहले रस की स्लाइड थी ना, वहाँ पे एम्बेडेड की होगी। अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं एडमिन से दोबारा कहूंगा उसे अपलोड कर दे। राइट ठीक है। अच्छा बल्कि अभी आप लोग चेक कर ले साथ साथ। अच्छा इसमें होता क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल लिखा हुआ है CP का, और एक कोई आगे बहुत बड़ी सी लाइन लिखी हुई है। वो CP के वेरिएबल में करता क्या, बैकएंड पे वो एक्सेस लेता है हमारे कोर पेरिफेरल्स का। अब दो चीजें हैं, एक तो क्या है, ये क्रेट कौन सा है, हमारे पास आर्म बोर्ड है ना, नॉर्मल बोर्ड नहीं है, उसके कॉर्टेक्स M के क्रेट का एक्सेस ले रहे हैं। कॉर्टेक्स M का क्रेट ऊपर हमने यूज करवाया हुआ है, अगर आप देखें तो ये देखें कॉर्टेक्स M किधर गया है,
कॉर्टेक्स एम RT और एक कॉर्टेक्स M भी हमारे पास हम लेके आए थे। इधर क्यों नहीं नजर आ रहा है मुझे? कॉर्टेक्स M मैन इस कार्गो.toml में तो ये देखें कॉर्टेक्स M, ठीक है, वो डायरेक्ट यूज हो रहा है, पता नहीं किस तरह बगैर यूज के, लेकिन वो ये वाला है, ठीक है, 0.5.6 वाला। इसके अंदर से हम लोग लेके आते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, F3 वाला कौन सा बोर्ड आ गया, कॉर्टेक्स M RT है और ये F3, ठीक है, दो चीजें हैं ये भी आप देखिएगा। अब कॉर्टेक्स M के अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास, वो इस बोर्ड का जो बैकएंड क्या है ना, उसकी पेरिफेरल एक्सेस आ रही है, और डीपी से क्या हो रहा है, वो डिवाइस की स्पेसिफिक पेरिफेरल्स को एक्सेस कर रहा है। लाइक कौन सी डिवाइस है भी हमारे पास, STM32F30X। अब ये किससे आ रहा है, ये वाला क्रेट F3 का है। F3 का जो हमारे पास हम लोग ये देखिए कार्गो.toml में क्रेट लेके आ रहे हैं F3 का। इसके अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब F3 की पेरिफेरल्स से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कोर पेरिफेरल्स को एक्सेस कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक पेरिफेरल को इससे एक्सेस कर रहे हैं। सीपी और डीपी से ये होता है। और ये फ्लैश और आरसीसी से क्या होता है, अब आरसीसी आगे भी हम पढ़ेंगे होता क्या है, ये ऑनरशिप लेता है, किसकी करता है, फ्लैश और आरसीसी डिवाइसेस। अब आरसीसी डिवाइसेस की हम आगे चल के इसको डिटेल में और पढ़ लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी 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 जी। नॉर्मली जब हम एम्बेडेड की बात कर रहे होते हैं, जो ये सीपी और डीपी के हवाले से है, तो सीपी जिसका मेंशन भी है ऊपर, कोर पेरिफेरल्स। तो कोर की जब हम बात करें तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं आर्किटेक्चर रेलेवेंट जो भी हम बातें कर रहे हैं, और डिवाइस के अंदर हम एम्बेडेड में नॉर्मली हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, और प्लेटफॉर्म में मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। इस केस में हमारे पास ये F3 वाला है, और भी हो सकते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें होगी, एक आर्किटेक्चर हो गया और दूसरा उसका प्लेटफॉर्म वेरिएंट हो गया। ठीक है, जो कोर पेरिफेरल्स है वो आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि हम अब आर्म आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं। और जो F3 है वो हमारे बोर्ड के अंदर चिप कौन सी लगी हुई है, वो F3 की चिप है, तो उसके ऊपर पूरा जो उसका क्रेट है उसको एक्सेस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्लॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं। क्लॉक्स क्या होते हैं हम चैप्टर 9 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल आपको समझाने का ये कि उसको क्लॉक को एक्सेस में कर रहे हैं, और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो डिले का हमारे पास जो है ना, जिससे हम डिले देते हैं 50 सेकंड का, 50 मिली सेकंड का, उसको भी आज हम पढ़ेंगे आगे चल के क्या होता है। तो वो हमारे पास जो डिले का हमारे पास मेथड है, उस डिले के अंदर से हम क्लॉक्स को भी उसके अंदर एक्सेस करते हैं, और जो हमने कोर पेरिफेरल्स होता है उसके सिस्टम को भी एक्सेस करते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में चैप्टर 8 और 9 में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक लाइन में हम देख रहे हो क्या रहा है। और ये तो आपको एलईडी से पता ही होगा कि एलईडीज को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। आरसीसी से क्या होता है ये हम चैप्टर 8 में बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे। इधर तक क्लियर था? बाकी ये तो आसान सा कोड था, इसमें कोई मसला नहीं है, लाइब्रेरी का कोड था ऊपर वाला। अभी हम चैप्टर 8 की तरफ मूव करते हैं, और चैप्टर 8 से फिर आगे मूव करेंगे। आगे क्या हो रहा है रजब भाई, लाइट है आपकी तरफ? रजब भाई? जी सर। गायब हो, लाइट है आपकी तरफ? नहीं सर। सुबह से हमारे तो वैसे तो नहीं जाती थी, आज रात तंग किया। अभी सुबह अभी 9 बजे क्लास शुरू होने से पहले आई है। अच्छा, नहीं आपकी आई है और मेरा ख्याल से हमारी गई है। अच्छा, ऐसा हुआ। सही। अच्छा, चैप्टर 8 की तरफ आते हैं। चैप्टर 8 में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें कोड लिखा हुआ है। अच्छा, पहले चैप्टर 7 का आखिरी कोड पढ़ते हैं। चैप्टर 7 के आखिरी कोड में हमने सेट बिट का एक कीवर्ड यूज किया था, सॉरी एक मेथड यूज किया था। उस सेट बिट से क्या होता था फरजाद भाई? सही, ठीक है। अच्छा, राइट का जो मेथड है उसमें क्लोजर जा रहा है। क्लोजर के अंदर हम क्या करते थे, BS9 जो हमारी हमारी जो बिट सेट 9 होता था, और बिट सेट 11, बिट सेट 9 और बिट सेट 11, हमने पूरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के पढ़ा भी था। उसके अंदर सेट बिट का मतलब होता है उसको ऑन कर देना, ठीक है। और इसकी जगह हम बिट 9 को सेट बिट करते हैं तो क्या करता है, जो बिट रीसेट करते हैं तो बिट 9 के ऊपर जो ऑन होता है वो ऑफ हो जाता है। इसी तरह बिट 11 को रीसेट करते हैं तो जो बिट सेट 11 पे जो कोड होता है वो ऑफ हो जाती है एलईडी। तो इन दो लाइन से ऑन कर रहे थे, इन दो लाइन से ऑफ कर रहे थे। तो सेट बिट से क्या होता था हमारे पास, इनफैक्ट ऑन होता था, ठीक है। जब तक क्लियर है? अच्छा, इसमें लास्ट दफा
हम लोगों ने क्या था कि हम लोग ऑन कर रहे थे इसके अंदर से क्लॉक्स, सॉरी हम लोग क्या कर रहे थे इसके अंदर, वो ऑन कर रहे थे हमारी डिले फंक्शन, लेकिन डिले हो नहीं रहा था। हमने पूरे का पूरा चैप्टर 5 वाला डिले का मेथड इसमें लगाया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। उसका कुछ मसला था। मसला ये था चैप्टर 5 के अंदर अगर हम पढ़े, चैप्टर 5 की लाइब्रेरी को देखते और फिर हम क्या करेंगे चैप्टर, रजब भाई जी सर। आपने कोई दुआ की है, कोई काम किया है उल्टा सीधा? दुआ की है? मेरी लाइट बंद हो गई। अच्छा लाइट बंद हो गई। सॉरी। अच्छा खैर, हम देखते हैं दोनों की लाइब्रेरी, चैप्टर 5 की लाइब्रेरी, और ये हम जो एलईडी बनाई है इसको हम कर देते हैं बंद ताकि ज़्यादा चीज़ें खुली ना हो। और हम क्या करते हैं, फालतू ये एसटीएम खुला रहने देते हैं, इसको करते हैं बंद। और ये कहाँ पर है, एलईडी रोलर cd डॉट डॉट कोड डॉट इधर ऑन करते हैं। ठीक है, और हम आगे चैप्टर 5 की लाइब्रेरी को भी पढ़ते हैं और चैप्टर 7 की लाइब्रेरी को पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं हमें डिले क्यों नहीं मिला था। चैप्टर 5 में आए, ऑक्सिलरी में आए, lib.rs में आए। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा और इसको कर देते हैं F11 और ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं ताकि स्कोप में रहे। और फिर हम करते हैं चैप्टर 7 की और lib.rs और इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। और फिर अच्छा, मसला ये हुआ मैंने चैप्टर 7 की लाइब्रेरी चेंज कर दी रजब भाई। तो मुझे वो सारी चीजें लेके आनी थी ना, उसके अंदर से क्लॉक्स वगैरह ऑन करने थे, इसकी वजह से मेरे ख्याल में मैंने चेंज कर दी है। नहीं की। ठीक है, अच्छा इसकी लाइब्रेरी चेक करते हैं। अगर हम इसकी लाइब्रेरी देखें, ये चैप्टर 5 की लाइब्रेरी है, देखिए 05, इसके अंदर से क्लॉक्स को वो एक्सेस करता है और उसको फ्लैश भी कर देता है और उसको एक तरह से क्लॉक को उसने ऑन कर दिया कि अभी वो एक्सेस में आ गया हमारे पास। और चैप्टर 7 में अगर हम देखें, 7 की लाइब्रेरी क्यों नहीं एक्सेस हो रही भाई, ये आ गई कंट्रोल बी F11, ये क्लिक ही नहीं हो रहा इधर, ये आ गया। अगर आप इधर देखें कंट्रोल बी F11, अगर आप इधर देखें इधर क्लॉक्स को एक्सेस नहीं किया हुआ, और अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्लॉक्स को एक्सेस किया हुआ। ये क्लॉक्स का सारा काम है जो कि हमें डिले देते हैं या नहीं देते। ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर 5 है उसमें क्लॉक्स और डिले दोनों एक्सेस हुए हैं, और चैप्टर 7 जो है चैप्टर 7 के अंदर ना क्लॉक्स एक्सेस हुआ है ना डिले एक्सेस हुआ है। इस वजह से हम इधर डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकते थे। तो हमें डिले का हमने पूरा मॉड्यूल लेके आगे चल भी रहा था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो चीजें ही ऑन नहीं थी। वो क्या चीज ऑन नहीं थी, अभी चैप्टर 8 में जाके पढ़ के देखते हैं कि वो क्या चीज ऑन नहीं थी जिसको हमें ऑन करना पड़ता है। हम आगे अब चैप्टर 8 में, ये पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है और ये कोड कर क्या रहा है, चैप्टर 8 का पहला ही सेक्शन है ना। हाँ अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी को एक्सेस में लेके आ रहे हैं और ODR रजिस्टर एग्जीक्यूट रन इसको। रजब भाई ODR रजिस्टर का जरा बताइएगा, मेरे ध्यान से निकल रहा है। सर ODR रजिस्टर बेसिकली आउटपुट डाटा रजिस्टर्ड है, यानी हमने जो है वो BSRR यूज किया था, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जी हम उससे वैल्यू सेट कर रहे हैं और मेरा ख्याल से उसको रीड करने की भी कोशिश की थी हमने, तो वो ODR से रीड किया था, अभी मुझे याद आ गया। ठीक है, जिस तरह BS9 थे हम लोग चैप्टर 7 के एंड में काम किया था, या किसी एक एंड पे हमने पहले उसके अंदर डेटा लिखा था, फिर उसको रीड करने की कोशिश की। ODR से हम उसको डेटा रीड करते थे। ये क्या था, ये देखें ये आ रहा, BSRR के ऊपर राइट करते थे और ODR से हम उसको रीड करते थे। ठीक, थैंक यू रजब भाई, वेलकम। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और इसके अंदर हमने क्या किया, इसको सेट किया और इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। ODR रजिस्टर के अंदर एबिलिटी होती है तो उसके अंदर आप राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो उसकी ODR 8 है, समझ लो BS8 BS9 उन सारी बिट्स को, जो उसकी सारी LEDs को ऑन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड वो ऑन होगा कि नहीं होगा? फरजाद भाई, नहीं इधर सिस्टम क्लॉक नहीं लिखे, नहीं इधर सामने कोई सिस्टम क्लॉक नहीं लिखे हुए। ठीक है, ऑन हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन
लेकिन होगा क्या जब मैं इसको कोड के लिखूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, मैं कोड को लिख के बार बार चला नहीं रहा, लेकिन समझा रहा हूँ। अगर हम इस पूरे कोड को लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं होगा, लिखा भी हुआ है। वो कह रहा है कि आपका कोड ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप इसको जाके देखेंगे ना, उसके जो रजिस्टर्स होंगे उसके अंदर से वैल्यूज क्या होंगी उनकी, क्या वैल्यूज आ रही होंगी उनकी फरजाद भाई? जीरो आ रही होंगी। जीरो से ऑन होता है, ऑफ होता है? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है। ये रजब भाई, ओ सॉरी फरजाद भी, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने जो सेलेक्ट किया है। जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करते हैं ना, अगर हम उसके क्लॉक्स के साथ नहीं खेलेंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे, जाके उनको सेट नहीं करेंगे, तो वो पावर ऑफ मोड में रहेंगे। क्यों वो पावर ऑफ मोड में रहेंगे फरजाद भाई? पावर ऑफ मोड में क्यों रहते हैं? जिस तरह अभी मेरी लाइट गई तो मैंने अपने फालतू पंखे, हालांकि मैं 2 पंखे चल रहे हुए थे, मेरे पास बैकअप है यूपीएस का, लेकिन वो पूरी रात भी चलता रहा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, लाइट जैसे ही बंद हुई, मेरा इधर का पंखा और लाइट वगैरह ऑफ कर दी कि वो बाकी जो फैमिली है उसको ज्यादा देर तक सर्विसेज मिल सके, सेव पावर करने के लिए। तो इसमें भी यही होता है, जब भी हम इसको एसटीएम को ऑन करते हैं तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑन नहीं करता, हमें करवानी पड़ती है। इसके अंदर मैंने बताया था आरसीसी, अभी पिछली लाइंस में हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी। आरसीसी क्या होता है? रिसेट एंड क्लॉक कंट्रोल। ठीक है, पेरिफेरल होता है जिससे हम इसकी ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए रेफरेंस मैनुअल में जाना पड़ेगा हमें। रेफरेंस मैनुअल में जाते हैं और पेज नंबर क्या बता रहा है हमारे रेफरेंस मैनुअल का? 166। आ जाओ भैया, 166। ये आरसीसी में आ गया 166 पे, और इसके ऊपर बहुत सारे फर्दर उसके फर्दर रजिस्टर्स है, जिस तरह APB2 CIR, APB1 STR, AHB ENR, ABB2 ENR, बहुत सारे उसके फर्दर रजिस्टर्स है। अच्छा, अभी हमें किस किन पे काम करना है? इन 3 पे, इन 3 को देखना पड़ेगा। AHB ENR, APB1 ENR, ठीक है, और APB2 ENR। अब ये हर रजिस्टर जो है ना, वो मुख्तलिफ स्टेटस को कंट्रोल करता है, कुछ GPIO को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर से हमें करना क्या होगा वो देखना होगा, वो आगे बता भी देगा। हमें उन क्लॉक्स को ऑन करने के लिए इनमें से किसी एक रजिस्टर को सेट करना पड़ेगा। कौन सी पावर में लाना पड़ेगा? 1 की पावर में, स्टेट में। ठीक है, उसकी सेट बिट 1 करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वो काम करेंगे तो काम हो जाएगा। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से और रजिस्टर हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इसके अंदर फर्दर कुछ और भी रजिस्टर्स हैं जो कि आप 243 पे जाके देखें, फिर आपको कुछ और भी चीजें मिलेंगी। 243 पे भी देख लेते हैं क्या बताता है वो। 243 के अंदर मॉडल रजिस्टर हैं 3-4, एक ए का, एक बी का और एक्स का। हमने देखना GPIOE, तो GPIOE इस फैमिली में आएगा। ठीक है, इसका एक मॉडल रजिस्टर है। मॉडल रजिस्टर 0 से लेके 15 तक सारे हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ सकती है? 1 या 0, जो कि सबके अंदर सेट बिट जो होती है ऑन या ऑफ होती है, और वो मॉडल। जब ये मॉडल से बनता क्या है सर? मॉडल बेसिकली अपने वो जो पढ़ा था हमने कि जी इनिशियली जो है हमारे पास पेरिफेरल जो है पावर ऑफ स्टेट में होती हैं, तो मोड है ना, जिस तरह पावर ऑफ मोड में या पावर ऑन। हाँ, मोड रजिस्टर, मोड रजिस्टर। ठीक है, मोड रजिस्टर। तो इसको चेंज करने के लिए वो बिल्कुल आप यूज करते हैं इसको। जब भी आपको आपकी शागिर्दी में हम आ चुके हैं। अरे सर, ठीक है। अच्छा, जब भी क्लास के बाद अगर बात कीजिएगा, एक और चीज पे भी काम कर रहे हैं, तो फिर उससे आपको भी उस पर थोड़ा इनपुट देना। बिल्कुल जरूर।
याद करके बात कर लीजिएगा, मेरे ध्यान से निकल जाती है चीजें। मैं वैसे क्योंकि मैंने WhatsApp कल में- मैं परसों से सोच रहा था कि मैं इस्लामुद्दीन को एक मैसेज करना था कि वो चैप्टर 8 और 9 पढ़े, और मैं कर नहीं सका। और आज सुबह 8 बजे फिर मुझे याद है, मैंने कहा अभी तो वो मुझे मारेगा, बोलेगा सर अभी बता रहे हो पढ़ने का। सही है। सर मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल सर। हजरत ने कहा था कि ये मोड रजिस्टर है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल मोड्स होते हैं ना इसके लिए, कि ये पिन आया इनपुट होगी या आउटपुट होगी। दूसरा ये कि क्या ये नॉर्मल जीपीआई जैसे डिजिटल पिन के तौर पे एक्ट करेगी, या ये एनालॉग, क्योंकि कुछ पिन जो है वो एनालॉग सपोर्ट भी करती हैं। वो आगे इसी में आगे बढ़ रहे हैं, वो जो आप बता रहे हो बिल्कुल इसी में अगला वही पॉइंट है। ये वो सारा काम मोड रजिस्टर से सेट होता है। सही, मतलब कि किसको आपने आउटपुट पिन करना है, किसको इनपुट करना है, किसको एनालॉग और किसको डिजिटल, वो सारा इसी से होता है। और सर इसमें मजीद ये कि क्योंकि हम जब एम्बेडेड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो हम काफी बैटरी कंस्ट्रेंट सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा जिस नाम के ब्लूटूथ वाले ईयरफोन हो गए, तो इसमें ना हम यही तमाम पावर सेविंग टेक्निक सप्लाई करते हैं, और ये बिल्ट इन आ रही है इसके अंदर। तो वो आप देख लें कि हमें सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी पेरिफेरल्स ऑन करनी है, बाकी चीजों को ऑफ रखना है, और फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही यूज करनी है जितने भी हमारा काम हो, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की पावर ज्यादा यूटिलाइज करती है। तो ये हम तमाम चीजें बैटरी कंस्ट्रेंट के हवाले से भी देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के जो हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो लास्ट वाले हमने पैराग्राफ में ये पढ़ा था, टू सेव द पावर, वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं करता। वो जो प्रोग्रामर है वो बताएगा कि आपने क्या क्या चीजें किस वक्त ऑन करनी है, कौन से प्रोग्राम में। लेकिन जब अगर हमारा HTML का कोड लिखा हुआ है, तो जब भी ऑन करेंगे तो वो हम जो जिसने वो प्रोग्राम लिखा होगा वो बताएगा इसमें क्या क्या चीजें ऑन करें और कितनी पावर कंज्यूम करेंगी। क्योंकि कम चीजें ऑन करेंगी तो सैयद भाई ने जैसे कहा वो कम पावर लेंगी, ज्यादा चीजें ऑन होगी तो ज्यादा पावर लेंगी। कोई कुछ कहना चाह रहा था? अच्छा, नेक्स्ट वाली लाइन में क्या कहता है? नहीं, सॉल्यूशन आ गया, इससे पहले भी कुछ है ना। अच्छा चलो इसकी सॉल्यूशन पे चलते हैं, फिर देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने RCC पढ़ा था, रिसेट क्लॉक कंट्रोल। वो क्या करता है, जो हमने बताया था HBENR वाला जो रजिस्टर है उसको मॉडिफाई कर दिया उसने। मॉडिफाई क्या कर दिया उसने? इनपुट आउटपुट पोर्ट ई इनेबल्ड सेट बिट। अब ये है क्या? अगर हम देखें हमारा जो ये रेफरेंस मैनुअल खुला हुआ था और 166, ठीक है 166 में आ गए। और अगर आप देखें HBENR, हमने यही वाला इसका रजिस्टर लिया है, देखें RCC HBENR लिया। इसके अंदर से फर्दर हमने कहाँ जा रहे हैं? इनपुट आउटपुट, ये देखें अब ये मुझसे सेलेक्ट हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप मेरा माउस ओवर देख सकें, ये वाला चीज है, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट ई इनेबल्ड, ठीक है। जो पोर्ट ई है, GPIO ई है, उसको वो इनेबल करके उसको सबकी पावर ऑन कर रहा, सेट बिट, ठीक है। पूरे के पूरे पोर्ट की पावर ऑन कर दी उसने, सेट बिट कर दिया उसको रिसेट क्लॉक कंट्रोल ने। फिर आगे क्या किया? हर एक पिन को उसने 8, 9, 10 जो भी उसैद भाई ने कहा था कि हमें सेट करना पड़ता है, सबको कौन से सेट में लेके आया प्रजात भाई? कौन से मोड में लेके आया? ठीक है, क्योंकि ये इससे हम इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट ऑकर करवाएंगे। ये आउटपुट पिन हो गया, इससे हम LED ऑन कर रहे हैं। हम इससे इन्वायरमेंट से डेटा इनपुट ही लेंगे, इससे इस वक्त हम सिंपल आउटपुट आउटपुट के लिए पिन हमने कंफिगर कर दी। और उसके बाद जो हमारा पहला कोड, सॉरी कहां पर आगे क्लॉक से, और उसके बाद जो हमारा पहला कोड लिखा हुआ था ये वाला, ये कोड शुरू में लिखा हुआ था लेकिन चल नहीं रहा था, लेकिन ये कोड लगाया तो फिर ये चलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं हो, हमने सिंपल ये कोड लिख देंगे और ना ही उसको जो उसका जो पेरिफेरल है रिसेट क्लॉक कंट्रोल है, उसके अंदर ये वाला रजिस्टर जो है HBENR, इसका ये वाला जो पोर्ट है, इसको अगर हम ऑन नहीं करेंगे, उसकी हर एक पिन को आउटपुट सेट नहीं करेंगे, तो हमारा ये वाला कोड जितना भी लिखा रहे हो किसी काम का नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। होता क्या था, मैंने आपको भी चैप्टर 5 वाला कोड दिखाया था, वो सारी चीजें एक लाइन में खुद ही कर देता था। ये जो RCC करता था ना, HBENR चैप्टर 5 का, अगर मेरे पास लाइब्रेरी खुली हुई हो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, वो इस लाइन से सबको ऑन कर देता था। ये जो लाइन थी ना आपकी क्लॉक, ठीक है, ये उसको ये आगे RCC एक्सिस में लेता था
और यहाँ पे उसको एक्सिस में कर देता था, और ये डिले के आपके क्लॉक्स एक्सिस में ले लेता था। अभी डिले हमने नहीं लिया, अभी सिंपल क्लॉक्स को एक्सिस में लिया और एलईडीज को ऑन किया। ये देखिए जीपीआईओ स्प्लिट कर देता था, ये आरसीसी और एचबी, ये सारे के सारे वही मेथड है। उसके फर्दर और डिटेल में मेथड है जो कि मुझे भी नहीं आते रजब भाई। ठीक है, आरसीसी तो हमें पता है जी जी रजब भाई। हाँ सर, वो बेसिकली कुछ उसके साथ जो है ना, वो आप समझ लें एपीआई फंक्शंस हैं जो कि एक रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। जिस तरह आप पहले जो है वो सेट और रीसेट करके कर रहे थे, अब कॉन्फ़िगर है, जैसे CFGR स्टैंड्स फॉर कॉन्फ़िगर, ठीक है। अच्छा, और बाकी है कि ACR तो खैर मुझे नहीं क्लिक हो रहा कि क्या था। तो इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। ये मैंने फिर भी इसके ऊपर क्या किया, ये इन्होंने तो ये इसके कमेंट्स भी नहीं लिखे होते ना, लेकिन मैं कमेंट्स कहीं से देख के जो मैंने भी पढ़े फिर आप लोगों के लिए भी बता दिए कि सीपी से क्या हो रहा है, डीपी से क्या हो रहा है, ये फ्लैश और आरसी से क्या हो रहा है। तो मैं जो आज वाला चैप्टर 5 वाला कोड अपलोड करूंगा ना, उसमें सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप लोग ये देख लिख के पढ़ लीजिएगा कि इन लाइनों से हो क्या रहा है, जो लाइब्रेरी भी लिखी हुई है इनमें हो क्या रहा है। तो आज हमने जो न्यू एलईडी वाला कोड बनाया था ना, वो डिस्कवरी के फोल्डर में अपलोड होगा। तो ये जो भी हैं हमारे स्टूडेंट, वो उसको जाके इनको जाके पढ़ लें कि बैकएंड पे ये होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैंने इनको डिटेल में पूरा वीक पढ़ता रहा हूँ बैठ के कि हो क्या रहा है, हो तो रहा है सारा रजब भाई, लेकिन ये मैं कर कुछ और रहा था, तो उससे मुझे चीजें मिली, तो मैंने कहा ये बिल्कुल चीजें यही हो रही हैं। और मुझे ये लगा, जिस तरह सैयद भाई ने बताया, कि तकरीबन तमाम जो भी ये इस तरह के हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, उसमें इसी तरह के काम होते हैं सारे ऑलमोस्ट। सैयद भाई ऐसा ही है? जी सर, सबके अंदर कॉर्टेक्स की चीजें लानी पड़ती हैं, फिर उसका फर्दर कौन सी आप उसके अंदर चिप यूज कर रहे हैं उसकी प्रेफरेंस आपको लानी पड़ती है, फिर उसके अंदर से उसके रजिस्टर्स को जो क्लॉक्स को ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसकी बाकी चीजों को ऑन ऑफ करना पड़ता है, सारे का सारा काम इस तरह चलता है। अच्छा, चैप्टर 8 का कोड रन करने की जरूरत है रजब भाई, या मेरे ख्याल में इसको हमने इधर डिस्कस कर लिया वो काफी है, क्या कहते हैं आप? सर वैसे तो काफी है, बाकी फिर भी देख लें अगर मेजर साहब से इनपुट लेते हैं, एक मेजर साहब और किसी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव से ले लेते हैं इनपुट। सर बस और कुछ भी नहीं है। मॉडिफाइड में जो क्लोजर है इसमें सिर्फ इसने पहले वो नीचे डैश डाल के डब्ल्यू किया हुआ है, वो डैश क्यों खाली छोड़ा सर इसने? सर कोई भी वेरिएबल आप बनाते हैं ना, वो कहता है अंडरस्कोर बना दो वेरिएबल का। एग्जैक्टली, मतलब ठीक है, वो देखिए अगर मैं आपको इधर समझाता हूँ, हम इधर आए, मैं अभी वाला प्रोग्राम आपको ऑन कर लेता हूँ। मैं इधर आ गया और एलईडी हेलो वाले प्रोग्राम में आते हैं, और मैं करता हूँ इधर टर्मिनल ऑन, और इसको टर्मिनल पे ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल बी SRC main.rs। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर एक वेरिएबल बना दिया लेट एज इक्वल टू 55। ठीक है मेजर साहब, सर मैंने वेरिएबल बना दिया और मैं इसको करता हूँ अभी कार्गो रन। अब ये एरर मैसेज क्या आ रहा है कि उसको आप अंडरस्कोर लगा लो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैसेज आता है ना, ये वार्निंग आती है, तो हम ठीक क्या है। करते हैं, इसको अंडरस्कोर लगा दिया, एक वेरिएबल बन गया एज, मैंने कंपाइल किया, उसने वार्निंग नहीं दी। लेकिन अगर मैं खाली अंडरस्कोर लगाऊंगा ना और उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा अंडरस्कोर इटसेल्फ है वेरिएबल नेम, मैं इसको कंपाइल करता हूँ फिर भी चल गया। तो अगर मैं खाली अंडरस्कोर लिखता हूँ तो अंडरस्कोर भी वो एक नेम लेता है वेरिएबल का नाम। तो ये जो क्लोजर है ना, मैं दोबारा भी हमारे वाले इस वाले कोड में आता हूँ सर, मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको, ये कहाँ गया, अच्छा वो हम उसमें थे इधर। अब ये जो क्लोजर है ये क्या कर रहा है, दो वेरिएबल लेके जा रहा है आपके पास अपने पास। अच्छा सर, ठीक है, एक का नाम उसने अंडरस्कोर कर दिया, दूसरे का नाम W कर दिया। सर ठीक है, जिस तरह हम कोई फंक्शन होता है ना, हर फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन में एक वेरिएबल लेके जाते हैं, किसी फंक्शन में 2 पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, किसी में 3 जा रहे होते हैं। इससे ठीक है। पहले शायद हमने जो क्लोजर पढ़ा था उसमें एक ही वेरिएबल जाता था, उसका नाम W कर देता था। ठीक है, सर। अब इसमें जो जा रहा है उसमें वो दो वेरिएबल चाहिए, वो 2 वेरिएबल वो क्लोजर मांगता है, क्योंकि क्लोजर हमने डिफाइन करना सीखा था, उसके अंदर हमने यही सीखा था कि आप उसके सिग्नेचर में डिफाइन करते हो कि उसको कितने वेरिएबल दरकार है, कितने पैरामीटर्स चाहिए, कितने आर्गुमेंट्स वो लेगा। ठीक है, अगर एक आर्गुमेंट होता है 1, 2 तो 2, तो उसने एक का नाम W कर दिया, दूसरे का नाम अंडरस्कोर कर दिया, ये सिंपल वेरिएबल का नाम है। राइट सर, राइट। ठीक है, इसी तरह जो ये भी मॉडिफाई वाला वही है, उसके अंदर भी वो 2 ही वेरिएबल लेके जा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला देख लें, इधर वो एक ही लेके जा रहा है, ये देखें मेजर साहब। सर ठीक है, यहाँ पे आगे एक समझ- लिया है।
जी हाँ, इधर, क्योंकि वो ये कौन सा मेथड है, राइट का ठीक है, ये मेथड है मॉडिफाई का। तो जहां पर भी उसने वो मेथड डिफाइन किए होंगे वो उसकी अपनी फंक्शनलिटी होगी ना, वो अंदर कितने क्लोजर्स को ले रहा है। राइट सर, राइट। अच्छा सर, आपसे मैंने एक चीज पूछनी थी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको जब खोलते हैं तो सर इसमें मेरा जो कोड है जाके पहले शुरू में स्टक होता है, कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज दबाओ तो फिर टाइपिंग शुरू होती है। कोई इसकी कोई क्या वजह हो सकती है सर? ऐसा भी हो सकता है उनको पता चल गया होगा किसी आर्मी वाले का, पहले वो चेक करता है कोई और सादा कारस्तानी तो नहीं हो रही। अच्छा, सही है सर, सही है यार ऐसा एबीसी कुछ लिखना है होगा नहीं। तो पता आर्मी वाला ही है। नहीं वो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कभी कभार होता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्लो होती है तो उसमें वो टाइम लेता है उसको सेट होने में। अब मुझे नहीं पता कि आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है कि हल्की है। तो फरजाद भाई जरा मेजर साहब के साथ लाइव आके देख लीजिएगा, या मेजर साहब मुझे कल बता दीजिएगा तो मैं आके देख लूंगा अगर कुछ कर सका तो। राइट सर, थैंक यू। अच्छा, अभी तक के लिए ये चैप्टर 8 के अंदर कुछ है नहीं, सिंपल समझाने की कोशिश की है मैंने, उसको उर्दू में बता दिया है, इंग्लिश में काफी डिटेल में लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सब लोग इससे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, एग्री है? उर्दू में क्या कहते हैं एग्री होने को? मुतहम्मिल, मुतमईन, सॉरी, मुत्तफिक। अच्छा, मेरे पास जो पार्टिसिपेंट है ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सबकी होनी चाहिए, तो खवातीन भी काफी सर सारी मैंने एक चीज पूछी थी, जिया खान साहब को अगर बंदे ने ईमेल करनी हो तो उनका कोई ईमेल एड्रेस है वेबसाइट पे? सर जिया खान साहब के ना इतने सारे बंदे हैं, वैसे तो आप अगर कंप्लेन करना चाहें तो उनका नंबर दे देता हूँ, फोन कर दें। कंप्लेन की बात नहीं है सर, उन्होंने क्योंकि एक फोरम पे बड़ा चल रहा है कि हमारे जो बच्चों के लिए ये बीएस कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम है, ये अच्छे यानी कि मार्केट के मुताबिक ग्रेजुएट्स नहीं प्रोड्यूस करते। तो मेरी अपनी बच्ची है सर, उसको मैंने अभी दाखिला लेके देना था, तो उन्हीं से मशवरा करना था कि किस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम है वो तकरीबन मैंने सबके देखे, कोर्स कंटेंट्स तो एक ही है सारे बी कंप्यूटर साइंसेस के। सरजिया कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है, उस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर सरजिया कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। नहीं सर, की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां बच्चों को सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। सर इस्लामाबाद के लिए तो सरजिया कोई रिकमेंड नहीं कर सकेंगे, मैं तो कहूंगा कि इधर ये जो हमारे ग्रुप है उसैद भाई हैं, ये बाकी लोग हैं, उनसे मशवरा करें फर्दर। सरजिया मेरा ख्याल से नहीं है सर, मैं अब्रॉड के लिए पूछ रहा हूँ, अगर अब्रॉड की भी कोई यूनिवर्सिटी बता देते तो मैं वो भी देख सकता हूँ। अच्छा, तो सरजिया का मोबाइल नंबर है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उन्हें मैसेज कर दीजिएगा, तो वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई फौरन करते हैं, वैसे तो वो ईमेल तो नहीं देखते इतना। ठीक है, ठीक, या फेसबुक पे टैग मेरा कर एक दें या question है। व्हाट्सएप कर दें। जी जी जी। सर इस सोल्यूशन के एंड में एक BKPT एक कमांड है। हाँ, BKPT ना कमांड नहीं है, BKPT एक फंक्शन है। अगर आप इसको लाइब्रेरी को पढ़ना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी कौन सी पढ़नी पड़ेगी ये मैं आ जाता हूँ, आपको BKPT भी समझाता हूँ होए है क्या उसमें। हम आगे इधर आ गए और इधर हमने कंट्रोल B किया और हम आ गए चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 के अंदर हम आ गए लाइब्रेरी में। चैप्टर 8 की लाइब्रेरी में देखें तो BKPT कहाँ से आ रहा है, ये रहा BKPT आ रहा है कॉर्टेक्स M के अंदर से। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्टेक्स M के अंदर ASM का मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। मैं खोलता हूँ अभी crates.io और आपको वो लाइब्रेरी पढ़ाता हूँ उसमें हो क्या रहा है। वैसे ये सिंपल क्या करता है, आपके प्रोग्राम को डिले देता है थोड़ा सा, लेकिन मैंने जब इसको हटा के भी देखा तो वो डिले उधर ही रहता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है उससे। मैं आता हूँ क्रेट्स M में, कॉर्टेक्स M में, और कॉर्टेक्स M के अंदर आ गया और इसकी रिपोजिटरीज ऑन कर ली मैंने। और इसके अंदर आ गए हम SRC में। SRC के अंदर कौन सा था उसमें मॉड्यूल, ASM का था ना। आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सॉरी, इधर नहीं, मैं इधर था विजुअल स्टूडियो कोड में। ये ASM का मॉड्यूल, उसमें BKPT, ये ASM का मॉड्यूल है। ठीक है, इसको BKPT ढूंढते हैं इसमें। BKPT सबसे पहला फंक्शन है लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहता है क्या है,
ये पढ़ लें क्या कहता है। puts the processor in the best state depends on point processor is not नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं बताता हूँ, Puts the processor in debug मैं state. बताऊँ, ये मिसलेनियस असेंबली इंस्ट्रक्शंस इस पूरे में दी हुई हैं। वो करता क्या है, पुट्स द प्रोसेसर इन डिबग स्टेट, ठीक है। डिबगर्स कैन पिक दिस अप एज ए ब्रेक पॉइंट, इसको ब्रेक पॉइंट भी ले लेता है। और क्या करता है, calling BKPT when the process is not connected to a debugger will cause an exception, ठीक है। अगर आपका डिबगर कनेक्टेड नहीं होगा और BKPT लगा हो तो वो एक्सेप्शन देगा, क्योंकि चैप्टर 8 का पूरे का अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसको डिबग स्टेट में जाके चीजें देखते हैं ना, तो उसके लिए BKPT देता है। वो उसको आपको डिबग के स्टेट में ज्यादा मसला हो ना, उधर ऑटोमेटिकली एक ब्रेक पॉइंट बता देता है, उधर आके आपका कोड रुक जाता है। जिस तरह हम लोग को ब्रेक जी नहीं, जिस तरह हम लोग क्या करते थे, वो ब्रेक पॉइंट खुद से मेंशन करते थे ना, तो ये ब्रेक BKPT ब्रेक पॉइंट ही है। ब्रेक पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म BKPT है, BK ब्रेक PT पॉइंट। हाँ वो, लेकिन वो हॉल्ट, देखो वो हॉल्ट करना होता है, प्रोग्राम को कंटिन्यूस चलाते रहता है लूप। लेकिन ब्रेक पॉइंट क्या करता है, जब आप उसके डिबग के मूड में होते हैं ना, तो जब आप कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या करता है, वो एक ब्रेक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, फिर अगले ब्रेक पॉइंट पे जाके रुकता है। तो BKPT वो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा उन्होंने ASM के अंदर डाला हुआ है कि वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसमें उधर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। जिधर भी ये लगा होगा ना BKPT, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना, कहाँ गया हमारा चैप्टर 8, अच्छा उसमें आता हूँ बुक किताब में। जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, उन सारे कोड्स को चलाएगा, इधर से इधर आके प्रोग्राम को आपको रोक देगा। जब आप उसको उसमें देखेंगे ना डिबग मोड में, तो इधर अगर ब्लैक पॉइंट आपने इधर लगाया होगा ना इधर, तो वो इधर आके प्रोग्राम को रोक देगा आपका। फिर इधर भी जिधर भी आप BKPT इनफैक्ट ब्रेक पॉइंट, जिस तरह हम खुद से लिखते थे ना, कॉन्फ़िग के अंदर हम लिखते थे मेन कॉन्फ़िग, इसकी खोलते हैं किसी की, और इसी की ओपन कर लेते हैं, cargo.config नहीं, कॉन्फ़िग नहीं, openocd.gtb। ये अब ये लिखा होता ना ब्रेक main.rs में लिखता था ना .rs/17, याद है, ऐसे में लिखता था लास्ट दफा। अब आपको जिस भी लाइन पे करना हो ना, तो ये आपको कमांड दे देता है, पूरे का पूरा फंक्शन आप उधर BKPT लिख दें उस लाइन पे, उधर वो खुद ही ब्रेक पॉइंट बना देगा। ये एक ब्रेक पॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा आगे मूव करें। अच्छा मैं फीमेल की रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहा था कि उनके कुछ पल्ले पड़ा, क्योंकि उनके पल्लू बड़े बड़े होते हैं ना, कि अगला भी गया पल्ले पे आग, अगला भी गया। तो कौन बताएगा फीमेल्स के अंदर से? एक मुझे मरियम शुरू में कोई नाम नजर आया था, और एक सबा बीबी और शाइस्ता। है कोई हमारे साथ इनमें से? आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैं हूँ तो सही। अभी एक्चुअली होता ही है कि संडे को जब आप पढ़ा रहे होते हैं, लग रहा होता है कि समझ आ गई, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो तब तक सही समझ नहीं आती। मैं इसको प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ जाता है? यस सर, प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ जाती है। तो मतलब 50% तो समझ आ गया, ये समझ ले। जी सर। अच्छा होता क्या रजब भाई, मैं कुछ दिनों तबलीग में भी रहा हूँ। मैं इधर तबलीग नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो ये तबलीगी क्या कहते हैं कि अगर आप कहीं जाते हो ना, एक दफा आप तबलीग में जाओ, मतलब कि आप चलो मस्जिद में ही कोई खुतबा हो रहा है, आप जाओगे मस्जिद का खुतबा सुनोगे, तो आप जब तक घर तक जा रहे होगे ना, रास्ते में आपकी बातें ज़हन से निकल जाएंगी। अगली दफा दोबारा आप मस्जिद के खुतबे में जाओगे, अगर वही बातें रिपीट हो रही हैं, तो आप घर तक पहुंचोगे तो आपकी बातें घर तक पहुंचने तक रहेंगी, घर के दरवाजे पे निकल जाएंगी। सही है। उसकी अगली दफा फिर जाओगे, फिर क्या होगा, घर तक पहुंचोगे, घर में बैठे होगे, फिर भी याद रहेंगी। फिर उसकी अगली दफा जाओगे तो क्या होगा, वो आपको और मतलब कि जितनी दफा आप लाइव सेशन उसके अटेंड करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी मेमोराइजेशन बढ़ती है। सही है। तो ये हमारी क्या नाम है उसकी, एम्बेडेड की तबलीग है। इसको आप ज्वाइन करते रहे तो आपकी मेमोराइजेशन बढ़ती रहेगी। सर ये एम्बेडेड के जो वीडियो सेशन है, ये तो डाल दे उसके ऊपर ड्राइव पे। सर वीडियो सेशन उधर डले हुए ना, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसको, पोर्टल पे। रजब साहब ने इतने डिटेल में बताए हुए, इतने डिटेल में कि उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा क्या नाम है वो
हाँ जी, वो क्या नाम है, वो होम मिनिस्टर के कुछ ऑर्डर्स थे वो सुन रहा था मैं जी। कुछ कहना चाह रहा था, एक्सक्यूज मी करके। सर मैं कह रहा था सर, एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये था कि जो डिवाइस राइट नाउ वी आर इन अ प्रैक्टिकल फेज और हम चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो गूगल पे भी सर्च किया, हमें जस्ट लाइट्स ही नजर आ रही हैं जो ऑन ऑफ हो रही है। सर प्लीज हमें थोड़ी सी मोटिवेशंस दें रिलेटेड टू दिस डिवाइस और समथिंग एल्स। आई मीन जब हमने 4 क्वार्टर्स और पूरे करने हैं पूरी आईटी डिग्री, तो इसमें सर मतलब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इस डिवाइस। अच्छा, पहली बात तो ये डिवाइस, अगर आपको याद हो पहले दिन जब मैंने कहा था, इससे सिंपल इस डिवाइस पे जो एलईडी ऑन होती थी वो सिंपल आपको एक आउटपुट दिखाती है। इसके थ्रू मैंने क्या किया था, आपको एक छोटी अलग से एलईडी लगा के ऑन करके दिखाती थी कि इस डिवाइस से कुछ ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर आपको याद हो, नेक्स्ट जो क्लास हुई थी, सेकंड या थर्ड क्लास, एम्बेडेड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको एक लाइट भी ऑन या ऑफ करके दिखाई थी। बिल्कुल सर, वो चीजें हुई थी। तो इससे क्या हो सकता है कि आप अपनी इन्वायरमेंट की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपने इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, जिस तरह बोलेंगे ऑन हो वो ऑन होगी, जिस तरह बोलेंगे ऑन हो ऑफ होगी। अभी तक हमने उसकी बेसिक पढ़ी है। अब ये चैप्टर 5 के अंदर सिंपल उसने जो लाइट को ऑन ऑफ करना समझ लें या एलईडी को ऑन ऑफ करना समझ लें, उसने पूरे का पूरा जो समझाया था वो आपको सिंपल समझा दिया था। ये बैकएंड पे था, सिंपल आप कोड रन करो हो जाता था। चैप्टर 6 के अंदर उसने क्या किया, आपको ये समझाया कि उसके अंदर आप कुछ प्रिंटिंग भी करके देख सकते हैं। मतलब कि आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंटिंग करना सीखा, जो कि उसके अंदर हमारे पास एक फर्दर स्टेट होती है जिसके थ्रू हम आईटीएम यूज करते हुए उसके अंदर से कोई टेक्स्ट के थ्रू भी हम लोग उसके अंदर से रीडिंग कर सकते हैं। 2 चीजें सीखी थी। चैप्टर 7 में उसने क्या किया, हमें रजिस्टर को रीड करना बताया, जो कि हमने चैप्टर 5 में बगैर रजिस्टर रीड करे किया था। चैप्टर 5 में क्या हुआ था, हमने उसके अंदर डिटेल में गए और जाके देखा कि रजिस्टर क्या होते हैं, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, और जाके देखा इस मेमोरी एड्रेसेस पे चेंज करते हैं तो ये चीज आती है, और उसके अंदर हमने उन मेमोरी एड्रेसेस की वैल्यूज को पढ़ना भी देखा। चैप्टर 8 के अंदर हम आगे, इसके अंदर हमने क्या बात की, कुछ रिसेट क्लॉक कंट्रोल होता है उसकी बात की अभी हमने। चैप्टर 9 में हम जा रहे हैं। चैप्टर 9 में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में जाके पढ़ेंगे हम के जो क्लॉक्स होते हैं, क्लॉक्स क्या चीज है और उसके अंदर किस तरह काम होता है। चैप्टर 10 के अंदर है, इसके अंदर I2C, ठीक है, इंटीग्रेटेड क्या है रजब भाई, I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे वो क्या होता है। और फिर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना 13, 14, 15 उसके अंदर आपको और ज्यादा मोटिवेशन नजर आएगी। ये जो हमारा एसटीएम है ना, इसके अंदर एक गायरोस्कोप है, एक कंपास है, एक स्पीडोमीटर है। उसके अंदर आप इस एसटीएम के अंदर वो रीडिंग पढ़ना शुरू करेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं, और वो उधर आपकी फिजिक्स भी यूज होगी, आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी यूज होगी, ज्यादातर चीजें उसके अंदर आपको चीजें नजर आएंगी हो क्या रहा है। अच्छा, और हम कोशिश करेंगे, वैसे कोशिश ऑलमोस्ट हुई है, आपको बीच में टाइम मिल गया, मुख्तलिफ सेंसर है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं होगा, लेकिन कुछ सेंसर से अटैच करके उस सेंसर्स का डेटा भी रीड करना बताएंगे। कुछ सेंसर इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है, कौन से, गायरोस्कोप, ठीक है, ई कंपास, और 3-4 सेंसर इसके अपने, ठीक है। और इसके अंदर एक इसका जो एक क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोलर होता है, उसका टेम्परेचर लेना भी मैं देख लूंगा, उसका टेम्परेचर भी लेके प्रिंट करना आपको बता देंगे, और कुछ सेंसर्स लगा के उसकी डेटा रीड करना। और इसके थ्रू कोई इवेंट अगर ऑकर करवाना है एनवायरनमेंट में, वो तो हम करवा रहे हैं, लाइट ऑन ऑफ करना, एक इवेंट ही ऑकर हो रहा है, ये चीजें सीखेंगे तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा। फर्दर मैं एक और काम कर रहा हूँ, क्योंकि मसला ये है कि ये जो बोर्ड है ना, रजब भाई को मैंने बाद में बताना था, अभी आपको बताता हूँ। अब ये बोर्ड है, ये 4000 रुपए का मिनिमम मिलता है। अब ये बोर्ड मेनली यूज होता है, जो मेन इस बोर्ड का पर्पज है, जो मुझे समझ आया, मैं भी रजब कुछ एड ऑन करें, ये पूरे का पूरा एक ड्रोन बनाने के लिए यूज होता है। तो आपके पास एक ड्रोन उड़ रहा होता है ना, इस बोर्ड के थ्रू आप पूरे का पूरा ड्रोन बना सकते हैं, क्योंकि क्या करता है कि आपको कंपास के थ्रू आपकी लोकेशन भी बताता है, ये आपको आपकी स्पीड भी बताएगा, ये आपको आपकी ग्रेविटी भी बताएगा, ये आपको आपकी डायरेक्शन भी बताएगा, आपने राइट में मुड़े, लेफ्ट में मुड़े, कि आप कौन सी पोजीशन पर पे अभी, ठीक है, ये सारी चीजें भी बता सकता है। ये 4 पंखे लगे होंगे तो 4 एलईडी जो ऑन होती हैं, आप 4 पंखे लगा के उससे एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, पल्स विल्ड मॉड्यूल होता है कि स्पीड को कम ज्यादा करना, वो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, वो आपको शेयर कर देंगे अगर हो गया तो। आप अगर अगले 4 क्वार्टर हमारे साथ होंगे तो हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे कि इसमें PWM किस तरह हम लोग एड ऑन करेंगे। तो ये जो पूरे का पूरा एक बोर्ड है, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं,
आप कर सकते हैं, वो एक ड्रोन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने रस्ट पे काम करना है और घर की लाइट ऑन ऑफ करनी है, या कोई छोटा सा काम करना है, घर का टेम्परेचर लेना है, तो ये 4000 का बोर्ड तो बड़ा महंगा है रजब भाई। ऐसा ही है सर। तो फिर क्या करें रजब भाई? सर इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक तो STM वगैरह यानी वो जो ब्लू पिल वगैरह है उस पे आ सकते हैं। ब्लू पिल, बहुत सही रजब ने बात की, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने उस पर 3-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। ब्लू पिल वो बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड होता है, वो STM32F1 के नाम से आता है, ठीक है। और वो बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके अंदर कम पिन्स होती हैं, इसमें ज्यादा है। तो इसमें तकरीबन मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 64 से ज्यादा पिन्स है। उसमें भी कोई अराउंड 30 समथिंग पिन्स होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या काम कर चुका हूँ अभी तक, मैं DHT11 सेंसर पे काम कर चुका हूँ। और आपका जो दूसरा क्या काम होता है, उसमें LED ऑन ऑफ करना तो सिंपल ही होता है, ठीक है। लेकिन उसके क्रेड्स डिफरेंट है, कोडिंग ऑलमोस्ट इसी तरह की। अगर आपने इसकी कोडिंग सीख ली ना, उसकी कोडिंग मसला नहीं होगा, मैं आपको पूरी की पूरी कोडिंग उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। आपने खाली उसको देखना होगा, आपको समझ आ जाएगी। कोडिंग समझना इधर लेंगे, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। वो कितने का आता है? सिंपल 400 रुपए का रजब भाई। जी सर। ये 4000 का, वो 400 का। लेकिन मसला क्या होता है, अब जिस तरह इसके अंदर हम ये इसकी सेंटर वाली पिन से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका डिबग मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो इसका ST लिंक का जो हमारे पास सिम है, इसके अंदर जो चिप लगी हुई है, वो हमें डिबगिंग का मोड देता है। उसके अंदर डिबगिंग करने के लिए एक अलग से हमें एक ST विलिंग 2 का एक छोटा सा डिबगर लेना पड़ता है। वो लगा के उसके थ्रू हम उसके अंदर कोड बंद कर सकते हैं। लेकिन वो भी 400 रुपए का ही आता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास हम 20 ब्लू पिल लेंगे तो एक STM डिबगर काफी होगा। एक STM 400 रुपए लेके उसके अंदर 50 या 1000 कितनी भी ब्लू पिल लेके उसके साथ आप कोड कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या होगा, आप अपने घर के अंदर आपने कोई जो स्मार्ट हाउस या स्मार्ट बाकी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और मेरा जो मेन रजब भाई पूरा कंसेप्ट है कि रस्ट के थ्रू काम करना है सारे का सारा, ठीक है। तो मैं उस ब्लू पिल के ऊपर रस्ट के ऊपर काम कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। इस वीक के अंदर मैंने 3-4 उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए, और उसके अंदर फर्दर कुछ और प्रोजेक्ट करके अगले 1-2 महीने में मेरा ये है कि हो सकता है हमारा जो आगे आने वाले जो रजब भाई बैच जो भी Q2 होंगे ना, उसके अंदर हम STM को हटा के और ब्लू पिल पे आएंगे। उससे ही होगा, स्टूडेंट की कॉस्ट कम पड़ेगी स्टूडेंट को। सही है जी। मैं ऐड कर सकता हूँ अली भाई, इमरान भाई? जी 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 उसैद भाई, आप तो हमारे उस्ताद हैं यार। सर उस्ताद तो नहीं है, हम सारे ही सीखने वाले हैं। अच्छा, इसमें ये कि ये जो बोर्ड हमारे नजर आ रहा है, इसमें ये नॉर्मली ये इस तरह के जो बोर्ड्स हैं हमें हमारी काफी सारी परेशानियां दूर कर देता है। जिस तरह के अभी इमरान भाई ने बताया था कि जो अगर आप छोटा बोर्ड ले लें तो आपको यानी आपके पास बिल्ट इन डिबगर नहीं मिलेगा इसके अंदर, जिस तरह इसके अंदर जो ST लिंक की चिप ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज होती है, एक होती है डेवलपमेंट बोर्ड्स की, और ये वो बोर्ड आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है या आपका क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि आपने इसके ऊपर तमाम डेवलपमेंट करनी है, और जो फीचर्स आपको चाहिए, जो पेरिफेरल्स चाहिए मैच्योर करने के लिए उस प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आप डेवलपमेंट बोर्ड पे ही यूज करेंगे। आपके तकरीबन तमाम चीजें अवेलेबल हैं आपके पास इसमें। और जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन में जाते हैं तो फिर उसका एक डिफरेंट प्रोडक्शन बोर्ड बनता है, और वो फोकस्ड होता है कि आपने कितनी कॉस्ट कटिंग करनी है। तो अगर हमारा काम Cortex M0 से चल जाता है, जो कि इंतहाई समझ ले सस्ता है, या अगर लेट्स से कि आपके पास 20 रुपए वाले कंट्रोलर से ये काम चल जाएगा, तो हमें जो है वो 200 वाला कंट्रोल लगाने का भी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बल्क के अंदर सारी कॉस्ट की बात आ जाती है और वो हम मिनिमाइज करते हैं। तो प्रोडक्शन लेवल के लिए हम वो छोटे बोर्ड्स कर लेते हैं जो बहुत ही फाइनली कस्टमाइज्ड होते हैं, एग्जैक्टली उस डिमांड को मीट करने के लिए जिसके लिए जो आपने एक्चुअली लॉन्च करनी है और करनी है। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो पर्पस बिल्ट फॉर इट्स एप्लीकेशन। तो हमारे केस में एप्लीकेशन को टारगेट करने के लिए सिर्फ उतने ही हमें फंक्शनलिटी चाहिए, उतनी ही पावर चाहिए, उतनी ही कॉस्ट चाहिए, तो हर चीज को हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। तो जी इमरान भाई, मेरी ऐसी वेरिएशन थी। थैंक यू यार उसैद भाई, आप बगैर रुके बोल दिया करें, आप हमारे उस्ताद, हमने आपको उस्ताद मान लिया। हम स्टूडेंट। जी 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 सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। सर अगर उसैद भाई ये जिस तरह अभी ये बता रहे थे बोर्ड्स का और एप्लीकेशन में हमने कंप्यूटेशन को देखना होता है कि जितनी कंप्यूटेशन हमें चाहिए कि हम उस तरह का ही बोर्ड लें, तो उस तरह की अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना लें और एक छोटा सा सेशन रख लें कि यार इस तरह की अगर एप्लीकेशन है तो उसमें आपने ये वाला बोर्ड खरीदना है, इस तरह की एप्लीकेशन में ये वाला बोर्ड लेना है। इनफैक्ट मतलब पता क्या है, जो रस्ट है ना,
अगर इसका आप चैप्टर 1 पढ़ें तो वो चैप्टर 1 के अंदर ये बात करता है कि रस्ट की अभी आपके पास लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है, अभी तक इसका इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हुआ। तो इसके बोर्ड जो मार्केट में मिल रहा है ना, मैंने क्या किया पहले उसैद भाई, वो जो ESP32 है वो भी मेरे पास रखा हुआ है, वो मैंने लिया और उसके ऊपर रस्ट की कोड की डेवलपमेंट करने की कोशिश की और मुझे 1 हफ्ता लग गया। लेकिन वो इतना के क्योंकि जो वो आईडी कौन सी लेता है उसकी यूज करनी पड़ती है आर्डिनो की या कुछ और हमें यूज करना पड़ता है। बाइनरी फाइल को 10 मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और वो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उसके अंदर कुछ भी मुझे करना पड़ता है तो बड़ा लंबा काम पड़ रहा था। हालांकि ESP32 भी बड़ा सस्ता बोर्ड होता है, छोटा सा। तो फिर हम अगर हम रस्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उस बोर्ड की तरफ जाना है जिसके अंदर रस्ट सपोर्टेड हो और रस्ट की डेवलपमेंट आसान हो। तो ये बड़े लिमिटेड बोर्ड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जिसके ऊपर रस्ट की कंपेटिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो उसैद भाई से भी हम कहेंगे उसकी तरह से वो थोड़ी सी रिसर्च करें। लेकिन अभी तक जो हमें आसानी मिली है, जो मुझे उसैद भाई मैं सच्ची बात करूंगा आसानी मिली है, STM के जो भी बोर्ड है ना, STM के वो बहुत इजीली कंपेटिबल है रस्ट के साथ। और STM32 के तो और भी ज्यादा कंपेटिबल है। STM32 F1, अभी हम F3 पे, F4 भी कंपेटिबल है। F4 इससे भी बड़ा, उसके अंदर LCD लगी होती है। ठीक है, लेकिन STM32 F1 जो बिल्कुल छोटा सा डेवलपमेंट बोर्ड है और उसके अंदर आप काफी सारी चीजें, बहुत सारे छोटे मोटे सेंसर लगा के डेटा ले सकते हैं। उसकी कास्ट इससे 10 टाइम्स लेस है, मतलब कहाँ 400 रुपीज, कहाँ 4000 रुपीज। ठीक है, तो 10 टाइम्स लेस कास्ट है, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। फर्दर अगर कोई उसैद भाई और चीज ले आते हैं तो उसैद भाई से मैं कहूंगा जो भी बोर्ड ढूंढ के लाए ना, उसकी बैकएंड की लाइब्रेरीज भी फिर ढूंढ के लाइएगा। लेकिन सर मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से हमें, जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है ना CS वगैरह का या IoT का, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा बोर्ड यूज करना है? वो भी आप ये कोर्स पूरा करेंगे ना, आपको कुछ चीजें, कुछ आपकी चीजें, जिस तरह आप थोड़ा सा हम ये क्वार्टर पूरा करेंगे, थोड़ा सा सेंस डेवलप हो जाएगा। मैं ब्लूप्रिंट की चीजें भी कर दूंगा, फिर आप खुद से देखेंगे मुझे करना क्या है। मैं आपको जनरल से एग्जांपल कहता हूँ, जो छोटे बच्चे ना उनको नहीं पता कि मैं अगर इस्लामाबाद जाना है तो कैसे जाऊँ। हम खुद सोचते हैं कि मैं कराची इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो मैं ट्रेन में जाऊंगा तो कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। अगर मैं बाय एयर जा रहा हूँ तो कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। और बाय बस जा रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे और कौन सी चीज कंफर्टेबल है। तो 3 चीजें देखते हैं, एक टाइम देखते हैं, एक मनी देखते हैं और तीसरा क्या देखते हैं, कंफर्ट जोन देखते हैं। इसी तरह जब आप कुछ चीजें पढ़ जाएंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये तो इससे भी हो सकती है, इसके अंदर इतनी कॉस्ट आ रही है, इसके अंदर इतनी मेहनत लग रही है और इससे ये आउटपुट आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह जो मैंने आपको ट्रेवलिंग की एग्जांपल बताई, जिस तरह आप इसकी थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे आपको और समझ आ जाएगी। फर्दर उसैद भाई को तो हमने उस्ताद मान लिया, तो उस्ताद को हम कहीं जाने नहीं देंगे। सर मैं थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा इसके अंदर। जिस तरह भाई ने भी सवाल किया था कि हमें किस तरह चलेगा, हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो आपको ना जो सबसे पहला फेज होता है आपकी, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे बात कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कर रहे होते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स आप मेच्योर करते हैं क्लाइंट के साथ बैठ के। तो उसके अंदर वो बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। उसकी बेस में आप देख के फिर आप देखते हैं आपको हार्डवेयर में कौन सी चीजें चाहिए, कितना यानी कितना उसका रिस्पॉन्स रेट कितना अच्छा, यानी प्रोसेसर पावर कितनी अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, लेटेंसी देखते हैं आप उसकी। बाकी वो तमाम चीजों में डिस्कस की, वो कोई भी आप पिक की बुक उठा लें, कोई भी उठा लें, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर में यही होता है कि आपने क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में लेनी है। उसमें कॉस्ट आता है, उसमें पावर आती है, उसके अंदर प्रोसेसिंग यानी रिस्पॉन्सिवनेस उसकी आती है, उसके अंदर पेरिफेरल्स आते हैं कि आपने किस किस मॉड्यूल पे कम्युनिकेशन करवानी हो सकती है, I2C यूज करना है, SPI, यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, सीरियल के हैं, पैरेलल के हैं। आपने लेट्स से इंफ्रारेड डालना है, आपके पास कितने नंबर ऑफ इंटरप्ट्स होंगे, उसके अंदर आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है कि नहीं चलाना। तो वो तमाम चीजें जो ना आपको रिक्वायरमेंट से आपको मिलेंगी और उसकी बेस पे आप निचोड़ करके भी स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स पे आपका डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है और फिर आप जब कस्टमर को आखिर में डिलीवर करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे सर ये देखें ये मोटर चल रही है, आप ये कहेंगे भाई ये रिक्वायरमेंट्स को ये वाला प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है और हमने इनके तमाम टेस्ट लिखे हैं और ये टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम आपको ये डिलीवरी दे रहे हैं, तो इसके अंदर ये चीजें फुलफिल हैं। तो यानी इस तरीके से आप इसको लेके चलते हैं। चीज आप आगे बहुत ज्यादा थोड़ी डीप है, लेकिन ओवरऑल ऊपर से आप इससे ही देखेंगे रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। उसैद भाई ने टेक्निकल बता दिया, मैंने उसको अनटेक्निकली जनरल वर्ड में बताया था कि आप देखेंगे कि कितना पैसे लग रहे हैं, कंफर्ट जोन कौन सा है और कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी डिवाइस की बात करेंगे तो उसके अंदर कितना प्रोसेसिंग उसको चाहिए, कौन कौन से आपने उसके अंदर जो है वो सेंसर्स यूज करने हैं, वो कौन सी सेंसर कौन सी डिवाइस के साथ कंपेटेबल है और क्या आउटपुट चाहिए और कौन सी डिवाइस है वो आउटपुट आपको मिल सकता है।
ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। सर इसकी कोई मतलब एग्जांपल्स वगैरह नेट से मिल जाएंगी हमें कि मतलब कोई प्रोजेक्ट बना हो जिसमें? मैं आपको दोबारा वही रिपीट करूंगा, आप ये काम करें, ये जो हम अगली क्लासेस पूरी करें, हम कुछ चीजें आप और देखें इस बोर्ड में क्या क्या है, ये क्या क्या चीजें और हैं, फिर फर्दर आप रखेंगे, उनसे भी इनपुट लेते रहेंगे। ठीक है अहमद भाई? थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं, चैप्टर 9 को खंगालने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर 9 के अंदर और चीज आ गई, क्लॉक्स और टाइमर। ठीक है, क्लॉक्स और टाइमर में होता क्या है, हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे डिले के फंक्शन, जो हमारे चैप्टर 7 में नहीं आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा था और कैसे लाया जा सकता है। जो मैंने एड ऑन, मेरा कोड मिल गया था आप लोगों को? जी सर मिल गया था। जी सर मिल गया था। ठीक है, स्लैक पे भी डाल दिया था मैंने, और उसको शायद टेलीग्राम पे भी लिंक डाला था उसका, और वो वैसे मैंने अपलोड कर दिया था गिटहब पे। वो चैप्टर 9 का ही पूरा था, तो उसको हम अभी कोशिश करेंगे पढ़ने की। स्टार्ट करते हैं, वैसे टाइम इतना नहीं है, लेकिन ये कि स्टार्ट कर लेंगे, अगली दफा हमारा बेस बना होगा और उसी पे फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। क्यों रजब भाई? रजब भाई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। हाँ, अच्छा, ये चैप्टर 9 का ये हमारे पास एक वो लिखा हुआ है फंक्शन। फंक्शन कहता है डिले का फंक्शन है, और उसके अंदर दो वेरिएबल ले रहा है, एक जो है उसका ये डेटा टाइप है और दूसरी का U16 डेटा टाइप है। ठीक है, ये रजिस्टर ब्लॉक के अंदर TIM6 है। TIM6 क्या है, और आगे चल के पढ़ते हैं TIM6 होता क्या है और ये क्या करता है। अच्छा, अगर हम देखें चैप्टर 5 का कोड, मैं क्या करता हूँ, चैप्टर 5 का कोड इधर ही अलग से ऑन करता हूँ, और आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा, चैप्टर 5 का कोड और चैप्टर 9 का कोड, लेकिन काम सेम नहीं करेगा। वो चैप्टर 5 का कोड ये रहा, सॉरी ये वाला नहीं, LED रोलेट वाला, बिल्ड इट, फ्लैश इट और डिबग इट एंड LED डिले, ये वाला था, ये वाला, ये। अगर आप ये कोड देखें, इस कोड को पढ़ें इधर इतना, और ये वाला कोड देखें, इस कोड में कोई डिफरेंस है इधर तक? बल्कि ये पूरा ही कोड देख लेते हैं ना। देखें, ये भी कोड नजर आ रहा है सबको, और ये भी कोड देखें, ये पूरे का पूरा ऑलमोस्ट बिल्कुल डिट्टो कोड है, कुछ भी फर्क नहीं है, एक जर्रे भर का भी फर्क नहीं है। फर्क नजर आ रहा है किसी को? कोई एक वेरिएबल वो TIM6 का है सर, वहाँ पे RCC भी है। अच्छा, दोबारा देख लेता हूँ मैं, इधर आ गया सर, इसमें ऊपर वो RCC भी है LEDs के बाद। नहीं, ऊपर को छोड़ के इसकी मेन की बात करते हैं। अच्छा, इधर RCC आ रहा है, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? ये चैप्टर जो 9 में RCC आ रहा है। RCC को भूल के अगर आप इधर से कोड देखें, ये पूरा सेम है, लेट मल्ट MS से लेके और लेट मल्ट इधर से तो पूरा सेम है ना। ठीक है, अब वो एक वेरिएबल लिए हुए, इधर वो 2 वेरिएबल ले रहा है, और इधर क्या ले रहा है, इधर वो 3 वेरिएबल लेके आ रहा है, बल्कि वेरिएबल डिफरेंट है, LEDs, RCC और TIM6। ठीक है, RCC अभी हमने पढ़ा था। अब्दुलरहमान, क्या होता है RCC? फरजाद? रीसेट क्लॉक एंड कंट्रोल। रीसेट क्लॉक कंट्रोल। ठीक है, रीसेट क्लॉक RCC रीसेट। ठीक है, तो और दूसरा TIM6 क्या, उसको हम देखते हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं, ये वो कह रहा है कि ये कोड चलाएंगे तो आपका कोड के अंदर कुछ नहीं होगा, आपकी लाइट जो है वो आपको पता नहीं चलेगा ऑन हुई कि ऑफ हुई, वो ऑन होते ही ऑफ हो जाएगी फौरन, आपको पता नहीं चलेगा। कोड पूरा चलेगा लेकिन होगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा? हम क्या करते हैं, दोनों की लाइब्रेरीज पढ़ते हैं। हम पहले चैप्टर 9 की लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा क्यों इफेक्ट पड़ रहा है ये, क्योंकि सारे का सारा काम हमारा लाइब्रेरीज में हो रहा है। चैप्टर 9 के अंदर आए, lib.rs के अंदर है, lib.rs के अंदर क्या कर रहा है वो, जो डिवाइस स्पेसिफिक पेरिफेरल्स ले रहा है STM32 के, और क्या कर रहा है, RCC को लेके आ रहा है अपने पास, उसकी ऑनरशिप ले रहा है, उसको पूरा कन्वर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, इधर LEDs का वेरिएबल बना दिया इसने, 3 काम किए। और अगर हम चैप्टर 5 के जाके लाइब्रेरी को पढ़े, इसमें क्या किया उसने, RCC को तो लिया, RCC के साथ साथ क्लॉक्स को भी लिया और क्लॉक्स को भी इधर ऑन कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें चैप्टर जो हमारा 9 है, चैप्टर 9 को इधर क्लॉक्स को इधर ऑन नहीं किया उसने। ठीक है, ये फर्क है, इधर क्लॉक्स को जब तक ऑन नहीं करेंगे तो क्लॉक इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लॉक्स को ऑन करना क्या होता है, ये चैप्टर 9 में देख लेते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है पहले तो आप ये काम करो, ये भी आप लोग काम करें, सब लोग अपने पास जिनके पास बोर्ड है ना वो चलाएं, ये वाला कोड ले, आज आप लोग करें।
ये वाला कोड आप चलाएं, अपने पूरे इम्प्लीमेंट करें और इसको देखें इम्पैक्ट क्या आ रहा है और मुझे आउटपुट बताएं इसका क्या आ रहा है, और इसके अंदर फर्दर आप क्या करें, अगले चैप्टर में चले जाएं और ये वाला डिले डालें और अपनी स्क्रीन शेयर करें और हमें आउटपुट दिखाएं आपका, और बल्कि एसटीएम भी दिखाएं उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर, बल्कि मैं मल्टीपल यूजर की स्क्रीन शेयर ऑन कर देता हूँ और पहले की ऑफ, और अभी आप लोगों का काम है आज एसटीएम को कनेक्ट करें। अच्छा मैं तो होस्ट ही नहीं हूँ, होस्ट है अब्दुर्रहमान भाई। जी सर जी। आपने करना ही होगा कि वो एक ऑप्शन होता है, या तो मैं रिक्लेम होस्ट करके कर लेता हूँ, रिक्लेम होस्ट, और अपनी एसटीएम कनेक्ट करें सारे जल्दी से। मल्टीपल यूजर कैन शेयर स्क्रीन कर दिया मैंने और आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करोगे। चैप्टर 9 का पहला कोड आप लोगों ने लेना है और चैप्टर 9.2 पे फार लूप डिले वो वाला लूप डालना है आपने। 9.2 है कौन सा है, हम फार लूप डिले वाला 9.2 ही पड़ता है शायद, 9.1 ठीक है। फार लूप के थ्रू उसमें डिले आपने डालना है और वो आपने देखना है कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है उससे, और एलईडी को ऑन या ऑफ करके देखना, फिर हम आगे पढ़ते हैं उसमें क्या होता है। कौन कनेक्ट कर रहा है सबसे पहले? आइंदा से आप लोगों ने ना अपनी एलईडी और अपना एसटीएम साथ रखना है, क्योंकि चैप्टर 9 के बाद 10 और 11 में तो थ्योरी है ना रजब भाई सारी। जी सर, 10 और 11 में थ्योरी है, उसके बाद फिर 10 में थ्योरी, शायद 11 में शायद थोड़ी सी स्प्रिंग वगैरह स्टैंड करना है, और फिर 12 13 हमने स्किप कर देना, 14 15 यही इसी तरह। जी बिल्कुल, 10 11 में एनवायरनमेंट बेसिकली